देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई लॉ में ऐसा नहीं बांटा हुआ कि रेसिपिएंट चेक कर लो B2B B2C। लॉ में सिंपल ही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए रेसिपिएंट चेक करो सबसे पहले। अच्छा, गुड्स का केस अलग है, सर्विस का केस अलग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस हमारे सिलेबस में नहीं है। गुड्स वाला केस सेक्शन नंबर 10 ऑफ IGST एक्ट में दिया हुआ है। सारे जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं CGST एक्ट के पढ़े, इकलौता चैप्टर IGST एक्ट का। तो अगर आपका रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड है और मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट हो गए, एंड ऑफ द डे जहाँ पे पहुँच गए। केस 2 क्या आता है? बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन। अब बिल टू शिप टू कौन सी होती थी? बिल टू शिप टू बेसिकली इस हरियाणा वाले बंदे ने दिल्ली वाले बंदे के पास ऑर्डर प्लेस किया और दिल्ली वाले बंदे को बोल दिया कि मेरा एक कस्टमर बैठा है दिल्ली में कोई और, उसको सप्लाई कर दो डायरेक्टली। तो गुड्स की मूवमेंट तो इधर हुई है, लेकिन इस बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया तो ये वाले बंदे ने इसको इनवॉइस इशू किया। तो इनवॉइस इधर आया, बिल शिपिंग इधर हुई है। बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन अगर हो तो बिल टू शिप टू सप्लाई में क्या होगा? बिलिंग एड्रेस शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये बंदा इसके नाम पे इनवॉइस इशू करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ये बन गया। लेकिन ये वाले बंदे ने जो दिल्ली वाले बंदे को सप्लाई करी, क्या ये बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन बनेगी? इस केस में बिल टू शिप टू नहीं कहेंगे, इस केस में इनवॉइसिंग भी इधर है और डिलीवरी भी इधर ही हुई है। दिस इज नॉट अ बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन। ऊपर वाली बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन बिलिंग एड्रेस, नीचे वाली ट्रांजेक्शन नॉट अ बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन। इस केस में क्या आएगा? मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, तो जहाँ पे एंड ऑफ द डे गुड्स टर्मिनेट हो गए, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर गुड्स की मूवमेंट ना इन्वॉल्व हो, एग्जाम्पल गुड्स ऑलरेडी रेसिपिएंट के पास पड़े थे, पहले किराए पे दिए हुए थे, बाद में खरीदारी होगी, तो जहाँ पे गुड्स ऑलरेडी पड़े थे, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये 3 केस बन गए। अभी अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है पहली बात, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है ना, तो कहते कल्ला उसका स्टेट का नेम ही सफिशिएंट होता है। ये इधर छोड़ो, ये तो जनरली एप्लीकेबल है सभी जगह। रेसिपिएंट का जब हम बोलते हैं ना एड्रेस अवेलेबल है या नहीं, तो रेसिपिएंट का अगर एड्रेस में अगर स्टेट भी अवेलेबल है ना तो इनफ है, क्योंकि हमें बस ये चेक करना होता है कि CGST SGST और IGST चेक करने के लिए स्टेट इनफ है। दूसरा, B2C में स्पेसिफिक क्या है कि अगर सप्लाई कर रहे हैं ECO के थ्रू, बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है। बिलिंग किसी और एड्रेस पे, डिलीवरी किसी और एड्रेस पे हो, तो ये भी बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन ही गई। बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन होगी, ECO के थ्रू अगर ऑर्डर प्लेस किया गया है, ठीक हो गया। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट को ITC नहीं चाहिए, तो कहते हैं जहाँ पे डिलीवरी एड्रेस है दैट इज अ POS। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, जो आपका रेसिपिएंट अगर B2B है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट को ITC चाहिए होता है। तो रेसिपिएंट का जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे बेसिकली वो इनवॉइसिंग करवाएगा, इनवॉइसिंग किधर करवाएगा बंदा? रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे। तो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को POS बोल देंगे। जैसे कि ये बात समझना, अगर इस केस में डिलीवरी एड्रेस को अगर अपन बोल देते ना प्लेस ऑफ सप्लाई, तो दिक्कत क्या आती? ये दिल्ली का बंदा, गुड्स डिलीवर हो गए दिल्ली में, अगर इसी ट्रांजेक्शन को एज इट इज डिलीवरी को POS बोल देते जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट हो रहे हैं, तो CGST प्लस दिल्ली GST लग जाता, क्योंकि सेम स्टेट में हो गया। लेकिन ये बंदा अगर हरियाणा में बैठा है तो हरियाणा वाला बंदा दिल्ली SDST का ITC नहीं ले पाएगा। एक और बात ध्यान रखना, अगर दिल्ली SDST का ITC नहीं ले सकता तो CGST का भी नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कहना कि CGST का ले लो, दिल्ली SDST छोड़ दो, इकट्ठा ही मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली GST का नहीं ले सकता ITC, तो देयरफॉर CGST का भी ITC नहीं मिल पाएगा इस हरियाणा वाले बंदे को। दैट्स वाई हरियाणा वाले बंदे का जहाँ पे रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वही बिलिंग एड्रेस होगा, उसको बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई कहना जरूरी था। अगर ये इसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया तो ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, तो इस केस में IGST लग जाएगा और ये वाला बंदा IGST का इनपुट ले लेगा। लेकिन अगर रेसिडेंट अनरजिस्टर्ड हो तो रेसिडेंट ITC लेना ही नहीं होता, तो फिर कहते हैं जहाँ पे डिलीवरी हो गई दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि एक्चुअल में GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन इज जहाँ पे एंड ऑफ द डे गुड्स लैंड कर गई, उस स्टेट की पॉकेट में टैक्स आना चाहिए। तो दैट्स वाई जहाँ पे कंजम्पशन होएगी ना, जनरल जहाँ पे कंजम्पशन होएगी उसको POS बोलेंगे जनरली। दो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जहाँ पे कंजम्पशन हो रही है उसको POS, या फिर अगर ITC पास ऑन करवाना ही करवाना है
तो रेसिपिएंट का जो रजिस्टर्ड प्लेस है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल देंगे, उससे उसको आईटीसी पक्का मिल जाएगा। लेकिन ना यार आपको सही बात बताता हूँ, ये वाले केस में एक डाउट है, इसी बार के पेपर में भी ये डाउट चेक हुआ, सितंबर 25। क्वेश्चन ये किए देखो, ये भी आईसीआई का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7। ये एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, कहते हैं एचयूएल कहाँ की रजिस्टर्ड है, दिल्ली की। कह रही इनकी एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग हो रही थी गोवा में, इन्होंने कहते गुड्स परचेज किए कहाँ से, मुंबई में, और उसको कहा कि गोवा में डिलीवर कर दो। एचयूएल खुद दिल्ली की है, मुंबई से परचेज किया, गोवा में इससे डिलीवरी ले ली गुड्स की, ठीक हो गया। बस इतनी कहानी है, फैक्ट्स ऑफ द केस ही है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, कैसे बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन बोल देंगे, ये क्या करके कि बिलिंग एड्रेस इधर हो गया, शिपिंग एड्रेस इधर हो गया, ठीक हो गया। आईटीसी दबाना था, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली का ही है। तो इस क्वेश्चन में तो आईसीआई ने यही आंसर दिया, ये शायद फाइनल के किसी क्वेश्चन से उठाया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, बीइंग अ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। सेम केस कल पेपर में आया है, ये ऐसे क्वेश्चन था उसमें भी, टीडीएस के साथ मिक्स हो के आया था। क्या था सीन, कहते यूपी का सप्लायर है, यूपी के सप्लायर ने प्रिंटिंग मटेरियल पैम्फलेट टाइप्स, ठीक हो गया, सप्लाई किए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर इट्स ब्रांच, जो कि एक यूपी में है। वर्डिंग क्या है क्वेश्चन की, यूपी का सप्लायर है, उसने प्रिंटिंग मटेरियल की सप्लाई करी है टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर इट्स ब्रांच इन यूपी, डिटरमाइन पीओएस। आउट था, ये चीज मिक्स होके आई थी टीडीएस में, बच्चों को टीडीएस में इसका लिंक ही नहीं समझ में आता। टीडीएस में एक टॉपिक होता है, कहते हैं अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो जाए तो ट्रांजैक्शन के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर सेम स्टेट में हो जाए, पहले तो हमें पता ही नहीं सेम स्टेट में है या नहीं, क्योंकि पीओएस नहीं पता हमें, लेकिन टीडीएस का लॉ बता रहा हूँ। टीडीएस का लॉ बोलता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और अगर लोकेशन ऑफ रेसिडेंट किसी अलग स्टेट में हो तो इसमें एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि अगर इसके ऊपर टीडीएस लगा भी देंगे तो टीडीएस में होता क्या है, जो रेसिपिएंट होता है वो काट के पे करेगा सप्लायर को। रेसिपिएंट अगर यूपी जीएसटी काटेगा तो रेसिपिएंट जमा कैसे कराएगा, तो ये दिक्कत होने की वजह से रेसिपिएंट ये वाला बंदा ना डीटीसी, तो ये वाला बंदा यूपी का जीएसटी जमा कैसे कराएगा सरकार को, क्योंकि ये तो दिल्ली का है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन दिल्ली लिखा हुआ था, उन्हें जीटीए कहना नहीं कहना, क्योंकि वो क्वेश्चन च जीटीए लिखा नहीं कोई नहीं सी, प्रिंटिंग मटेरियल पैम्फलेट मटेरियल बस वो सीन थी। मैं तो ना एग्जैक्ट क्वेश्चन ही पढ़ा देना है, कई बार थोड़ा सा गैप आ जाता है। हाँ सी, कहता है रघु इम्प्लेक्स है रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ यूपी, यूपी का सप्लायर हो गया। तो ये क्या कर रहा था, कंपनी मेड अ फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द प्रिंटिंग मटेरियल इन द मंथ ऑफ फेब टू, प्रिंटिंग मटेरियल किसको सप्लाई किया, टू द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ओन्ड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर इट्स सप्लाई, और सप्लाई टू इट्स सेंट्रल स्टोर्स, तो ब्रांच होगी सेंट्रल स्टोर्स लोकेटेड इन गाजियाबाद यूपी, फॉर एन इनवॉइस ऑफ एनी वैल्यू। बस ये चेक करो भी,
ठीक होंगे। वो रजिस्टर्ड है इन द दिल्ली, तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि और वो रजिस्टर्ड हो सकता है 12% ऑप्ट करके बैठी हो। ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਵੋਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਵੋਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਅੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ यूपी 'ਚ। अगर स्टेट अड है तो यूपी सेंट्रल स्टोर अड तो रजिस्टर्ड होगा, ਇਹਦੇ ਕੋਲ अड तो जीएस नंबर भी होगा, पर सप्लाई टू इट्स सेंट्रल स्टोर्स। डाउट तो है। लेट्स सी इसका आंसर क्या देती है आईसीआई, आपके हिसाब से क्या? पढ़ाना। अच्छा थर्ड। इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिक लिखा हुआ है ना कि दिल्ली को इनवॉइस इशू किया हेड ऑफिस को। बात आपकी सही है। वो चीज़ का फर्क है ना, इतने डाउट है भी इनवॉइस की नू मे बी सलोनी है कहना चाहते हैं भी सर अगर एंड ऑफ द डे सर्विस ब्रांच ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵॉइस ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵॉइस ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट एजेंसी ना समझो, ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ट्रांसपोर्ट एजेंसी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਸਮਝੋ। ਇਹ ट्रांसपोर्टर क्या रिकमेंड द कंपनी मेड आउटवर्ड सप्लाई टू डीटीसी, आउटवर्ड सप्लाई टू डीटीसी, द कंपनी मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई टू डीटीसी। तो डीटीसी यहाँ पे बायर है या नहीं, या मेयर ट्रांसपोर्टर है बीच में? और सप्लाई टू सेंट्रल स्टोर्स उसे पता नहीं किसी ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕਸਟਮਰ। ਡੀਟੀਸੀ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਹੈ क्वेश्चन, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਉਹਦਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ਕਸਟਮਰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਟੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਜੀਟੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਊਗਾ ਹੀ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀਟੀਏ ਇੱਕ ਇਨਵਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਜੀਟੀਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਫਸੀਐਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਰਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਲੇਸ ਆਫ सप्लाई किनू कहिए। दोनों बातें हैं, ये डाउट है, मैंने तो दोनों व्यू दे दिए थे। इसका आंसर देखेंगे, कोई नहीं अभी डिस्कस करेगा, फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन चलो ध्यान रखना कि ये वाला केस था सितंबर का, जब आंसर रिलीज होगा नवंबर में,
तब देखेंगे। ठीक है जी। अभी सीन क्या बना, अगर गुड्स का केस है सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड में एक ही केस इकलौता खास था, कौन से वाला, ईसीओ वाला। ईसीओ के थ्रू अगर डिलीवरी हो रही है प्लस बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अलग अलग है, तो जहां पे डिलीवरी एड्रेस है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल देंगे। ये वाला टॉपिक भी इस बार पेपर में पूछा गया था, इसी के ऊपर क्वेश्चन। लेकिन अगर B2B है तो उसमें वेरियस लॉज है। पहला मूवमेंट इन्वॉल्व तो जहां पे टर्मिनेट हो गए। दूसरा मूवमेंट नॉट इन्वॉल्व तो जहां पे लोकेशन ऑफ द गुड्स ऑलरेडी पड़े थे। तीसरा बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन तो बिलिंग एड्रेस, फिनिश। नेक्स्ट कहते हैं अगर गुड्स की इंस्टॉलेशन होनी है, ये भी क्वेश्चन था इस बार। गुड्स की अगर इंस्टॉलेशन होनी है तो जहां पे इंस्टॉलेशन होगी वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। नेक्स्ट, गुड्स सप्लाइड ऑन द जर्नी ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, व्हीकल चलते चलते उसके अंदर गुड्स अगर सप्लाई हो रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जहां से गुड्स वर टेकन ओवर ऑन द कन्वेंस। नेक्स्ट, कन्वेंस मतलब क्या होता है, कहते हैं हर एक तरीके का, एयरक्राफ्ट, ट्रैवल, ट्रेन, वेसल, बस। उसके बाद कहते हैं ट्रेन के अंदर गुड्स कौन बेचेगा, इट कैन बी कन्वेंस वाला ओनर, इट कैन बी थर्ड पार्टी हॉकर टाइप्स, कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। हर बार लोग क्या रहेगा कि जहां से गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड। नेक्स्ट, सर्विसेज के केसेस में, सर्विस के केस में क्या होता है, सर्विस के केस में अमेंडमेंट है, ये वाला पैरा नया ऐड किया गया है। सर्विस के केस में जनरल लॉ है। पहली बात तो ना, जब सेक्शन 10 पढ़ा गुड्स वाला, उसमें ना हमने जनरल पढ़ा, स्पेसिफिक गुड के लिए नहीं पढ़ा कि ये वाला गुड होगा तो ये वाला प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन सर्विस के केस में क्या है, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के नाम दे रखे हैं कि ये वाली सर्विस होगी तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सर्विस तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अभी एग्जॉस्टिव लिस्ट तो दे नहीं सकते, तो एक जनरल सबसेक्शन बना रखे, सबसेक्शन नंबर 2, कि कहते हैं अगर स्पेसिफिक कोई भी सर्विस ना मिले तो जनरल 12 सबसेक्शन 2 लगा देना। तो ये क्या बोलते हैं, कहते हैं अगर रेसिपिएंट का, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, ये क्या लॉ बोलता है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोल देना, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो ये चेक करना कि एड्रेस अवेलेबल है या नहीं, इफ अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इफ नॉट अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट, अब ये क्या बात कह दी, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में आपको ये पता है, याद हो तो, कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 एक्सीड करे फिर आपको रेसिपिएंट का एड्रेस और नेम वगैरह लेना जरूरी होता है। डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में एक लिमिट थी कि अगर 50,000 से एक्सीड हो वैल्यू ऑफ सप्लाई, तब रेसिपिएंट का एड्रेस लेना, डिटेल्स लेना, नेम, ये सब जरूरी होता है। रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी उसमें, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है कि अगर तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट की डिटेल चाहिए ही चाहिए। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो चेक करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 50,000 एक्सीड कर जाए तो पक्का चाहिए, और अगर 50,000 एक्सीड ना करे तो नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। जैसे कि अपन थोड़ी बहुत सप्लाई कर, मतलब थोड़ी बहुत परचेज करने जाते हैं 500, 1000, 2000 की, तो इनवॉइस जो इशू करता है कैश के नाम पे इशू कर देते हैं। कैश के नाम का मतलब क्या हुआ कि बायर की डिटेल ही नहीं ली उन्होंने, तो वो लिमिट थी कि 50,000 से एक्सीड करेगा अगर अनरजिस्टर्ड के केस में, तब इनवॉइस डिटेल लेना रेसिपिएंट की, अदरवाइज नहीं लेना। इसकी एक एक्सेप्शन आ गई, ये मुझे डालनी तो वैसे उधर चाहिए थी लेकिन जान के इधर डालिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, कहते हैं अगर OIDR सर्विसेज है, अब ये कौन सी होती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, कट शॉर्ट नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। बेसिकली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पड़ी है या फिर ऑनलाइन डाटा पड़ा है, उस डाटा को एक्सेस करने की या रिट्रीव मतलब डाउनलोड करने की सर्विसेज। ऑनलाइन डाटा पड़ा है, इंफॉर्मेशन पड़ी है, उसको एक्सेस करने की या डाउनलोड करने की सर्विसेज, या फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग, या फिर सच ऑनलाइन और सच डिजिटल सर्विसेज सच एज ई मैगजीन में, ई न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ द एंटरटेनमेंट सर्विसेज लाइक द OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो कट शॉर्ट क्या है, या तो OIDR सर्विसेज या फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग, इसके जैसा सब कुछ कवर हो गया। इन केसेस में क्या होता है, फॉर दीज 3 सर्विसेज टू द, अगर ये सर्विसेज किसको दी जा रही है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, द सप्लायर्स आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड, अमेंडमेंट क्या है, मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड रेसिपिएंट की कौन सी डिटेल, और हमने पढ़ा था कि रेसिपिएंट की अगर कल स्टेट भी ले लेंगे ना, इनफ है। मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इररिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब 50,000 वाली लिमिट थी, उसको ओवररूल कर दिया। ठीक हो गया, तो रेसिपिएंट का एड्रेस मिल जाएगा हमें। अगर रेसिपिएंट का एड्रेस मिल गया तो इस केस में पीओएस क्या बनेगा, वही जो ऊपर लॉ पड़ा था, अनरजिस्टर्ड पर्सन है और अगर एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ।
ठीक है जी। अमेंडमेंट है इसलिए ज़रूरी है। आपकी बुक में ना इधर ही लिख लो नीचे, मैं हाथ से लिखवाता हूँ, ये लिख लो। इन केस ऑफ OID इस चीज़ का जी, हाँ जी, चले आगे। नेक्स्ट आ गई आपकी इमूल प्रॉपर्टी की सर्विस। अब इमूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या सीन है? पहली बात क्या है, ये बिल्डिंग बिकने की बात हो रही है? तो बिल्डिंग बिकने की बात नहीं हो रही, बिल्डिंग को किराए पे देने की बात हो रही है। सर्विसेज डायरेक्टली रिलेशन टू इमूल प्रॉपर्टी, एग्जांपल आर्किटेक्ट। अच्छा, या तो बिल्डिंग को किराए पे देने की या उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस। रिलेटेड में क्या आ जाएगा? आर्किटेक्ट, एक्सपर्ट, रियल एस्टेट एजेंट। इसके अलावा कहते जैसे होटल टाइप्स वगैरह हैं, वो भी इसी में आ जाएंगे सारे। होटल के अलावा ना, जो ध्यान रखने वाली बात, हाउस बोट, वेसल, कैंप्स, वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कहते हैं अगर आप मैरिज पैलेस वगैरह भी किराए पे ले रहे हो तो वो भी इसी में आ जाएगा, इमूल प्रॉपर्टी है। अगर मैरिज पैलेस ले रहे हैं तो अंदर कभी अभी फ्लावर डेकोरेशन करवाते हैं, फूड की सर्विसेज लेते हैं। तो इमूल प्रॉपर्टी को किराए पे लेने के साथ साथ जो भी एंसिलरी सर्विसेज ले रहे हो, जैसे कि गुड़गांव में क्या चलता है, अगर आप फ्लैट किराए पे ले रहे हो तो फ्लैट के अंदर का फर्नीचर भी किराए पे मिलता है। तो वो अगर फर्नीचर भी किराए पे ले रहे हैं तो भी इमूल प्रॉपर्टी एंसिलरी सर्विसेज में बोल देंगे। तो इसके ऊपर लॉ क्या है? जहाँ पे इमूल प्रॉपर्टी लोकेटेड है दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आपकी इमूल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि अगर आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। नेक्स्ट कहते हैं अगर आर्किटेक्ट की सर्विसेज ले ली, बिल्डिंग अभी खड़ी नहीं हुई, इमूल प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अभी तो हमने रजिस्ट्री करवानी है, ऑनरशिप लेनी है, लेकिन उससे पहले आर्किटेक्ट से सलाह लेने लग गए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? कहते हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि होएगी यहाँ पे, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट, अभी ऊपर हमने कहा था ये इमूल प्रॉपर्टी मोटर बोट, वेसल और कैंप सबके ऊपर लग रहा है। तो कहते हैं अगर बोट या वेसल या फिर प्रॉपर्टी लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट है, ढाबा वाली एग्जांपल कि बॉर्डर के ऊपर है, थोड़ी सी पंजाब में, थोड़ी सी हरियाणा में, तो क्या करेंगे? तो कहते हैं स्प्लिट करेंगे। किस रेशो में स्प्लिट करेंगे अपन? अच्छा, किसको स्प्लिट मारना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई को स्प्लिट मारना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई को स्प्लिट मारेंगे इन द रेशो, किस रेशो में? एरिया, एरिया ऑफ द स्टेट। तो एरिया ऑफ द स्टेट में स्प्लिट मार देंगे अपन। ठीक हो गया? कब? जब एक प्रॉपर्टी आपकी दो स्टेट में लोकेटेड है। वैल्यू ऑफ सप्लाई को स्प्लिट मारा, थोड़ी सी वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग पीओएस, बाकी की वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग पीओएस। लेकिन अगर ऐसा हो कि टू प्रॉपर्टीज इन टू डिफरेंट स्टेट है, मतलब
हमने आपको बताया था कि डिलॉयट वाले क्या करते हैं, लेट्स से रेडिसन के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी कमरे लगेंगे उसका इकट्ठा ही पे कर देंगे आपको। तो उस केस में क्या है, मल्टीपल होटल्स इन द मल्टीपल स्टेट्स है, तो कहते हैं इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नाइट्स इन ईच स्टेट, जितनी भी नाइट स्पेंड करी गई हैं होटल के केस में। थर्ड क्या रह गया, बोट या वेसल अगर तुर फिर रही है मल्टीपल स्टेट्स में तो जितने घंटे स्पेंड करे इन ईच स्टेट, इस रेशियो में वैल्यू सप्लाई स्प्लिट मार दो। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है केस, कौन से वाला, क्या था, अगर यूनिपोल जो लगते हैं एडवर्टीजमेंट वाले, तो ये भी यूनिपोल इमोल प्रॉपर्टी हो गया, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, वही जहाँ पे ये होर्डिंग स्ट्रक्चर लगा हुआ है, सप्लाई ऑफ जगह खाली देना किराए पे। इसमें ना अभी सर्कुलर आया, ये सर्कुलर क्या बोलता है, कहते यूनिपोल जैसे माल रोड पे लगे हुए हैं सारे, वो सारे म्यूनिसपैलिटी के हैं। तो अभी अपा अगर म्यूनिसपैलिटी को फीस पे कर रहे हैं तो वो कौन सी सर्विसेज है, एडवर्टीजमेंट की सर्विस है या रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी की सर्विस है, वो रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम म्यूनिसपैलिटी को फीस डायरेक्टली ना पे करके के एडवर्टाइजर को, डी के एडवर्टाइजर को पे करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डी के एडवर्टाइजर हमें जगह भी दे देगा और उसके ऊपर हमारी फ्लेक्स भी लगवा के दे देगा, ठीक हो गया, और साफ सूफ भी करा दिया करेगा, एक्सेट्रा सारी सर्विसेज दे रहा है कौन, डी के एडवर्टाइजर वाला। तो अगर डी के एडवर्टाइजर को पे कर रहे हैं तो कौन सी सर्विस हम ले रहे हैं, तो हम एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये वाला सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा, जनरल सबसेक्शन 2 लगेगा। वैसे हमने आगे जाकर के एडवर्टीजमेंट सर्विसेज स्पेसिफिक सेक्शन भी पढ़ना है, लेकिन वो स्पेसिफिक सेक्शन तब है जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, अगर गवर्नमेंट रेसिपिएंट एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का, तो वो वाला सबसेक्शन लगाना है। अगर गवर्नमेंट रेसिपिएंट नहीं है, सिंपल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, तो सबसेक्शन 2 लगता है। सबसेक्शन 2 जनरल लॉ लगता है। जनरल लॉ क्या था कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो चेक करेंगे एड्रेस अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नहीं अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो इस केस में आपने ध्यान क्या रखना है कि जो ऑनर ऑफ द स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर। ऑनर ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर खुद से एडवर्टीजमेंट लगा के दे रहा है, अरेंजेस फॉर द होर्डिंग्स, अगर हाँ तो एडवर्टीजमेंट सर्विस, और अगर नहीं तो फिर आपका सिर्फ पलो रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी दे रहा है। नेक्स्ट आ गया रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज। रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी फिटनेस, ये सारी अगर याद हो तो आईटीसी वाले चैप्टर में ये सारी सर्विसेज इकट्ठी थी, और हमने वहां पे पढ़ा था आईटीसी इनका ब्लॉक होता है, क्योंकि आईटीसी तो मिलना नहीं है, तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई बोलने की जरूरत नहीं है, जहां पे बेसिकली ये सर्विसेज दी जा रही हैं एक्चुअली परफॉर्म्ड, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आ गया ट्रेनिंग या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या हुआ, जज चेक करना कि कितनी परफॉर्मेंस ऐसे है ना, परफॉर्मेंस चेकिंग। तो ट्रेनिंग के केस में रेसिपिएंट एंटिटी को आईटीसी चाहिए होगा एम्प्लॉयज की, अगर ट्रेनिंग करवा ली तो अब क्योंकि आईटीसी चाहिए होता है तो इस केस में हम क्या चेक करते हैं कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन, और रेसिपिएंट नहीं है तो वे सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। उसके बाद एडमिशन, एडमिशन टू एन इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क या अदर प्लेसेस। एडमिशन की अगर सर्विसेज हो रही है, मतलब एंट्री टिकट, बेसिकली अगर एंट्री टिकट का पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो एडमिशन की सर्विसेज बोलते हैं उसे। और इसके एंसिलरी क्या आ गया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, एग्जांपल स्विमिंग पूल के अंदर अगर जाना है, वाटर पार्क, तो वाटर पार्क भी इसी में आ जाएगा। वाटर पार्क में जा रहे हैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम का पैसा लेते हैं, तो उसके एंसिलरी के लिए भी सेम लॉ लगेगा। अभी अगर एंट्री टिकट तो इसका तो आईटीसी लेना ही नहीं होगा, हमने बिजनेस का यूज तो होता ही नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल क्या बोलती है, जहाँ पे लोकेशन ऑफ दैट पार्क है या इवेंट है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, ये तो बिजनेस होगा यार जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, मतलब बिजनेस मीटिंग करवा रहे हैं। एंटिटी रिलायंस ने बिजनेस मीटिंग करवाने के लिए किसी को हायर किया, तो रिलायंस इज टेकिंग इनवर्ड सर्विसेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। इस केस में एड्रेस चाहिए तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देख लेंगे, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे इवेंट हो रहा है। इवेंट अगर इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया तो फिर से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसके साथ साथ हाईलाइट करने वाली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए सेम लॉ है। स्पॉन्सरशिप के लिए आपको याद है ना, आरसीएम में भी अमेंडमेंट आई थी, क्या लॉ था आरसीएम में, अभी लेटेस्ट लॉ क्या है कि सप्लायर कौन होना चाहिए, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिडेंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फॉर्म, तब आरसीएम लगता है। स्पॉन्सरशिप के लिए भी सेम लॉ लगेगा। स्पॉन्सरशिप के लिए रेसिडेंट को आईटीसी चाहिए होगा, तो चेक करेंगे रेसिडेंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हाईलाइट क्या करना है, मेल या कोरियर, वो भी इसी में ही आएगा, डीटीसी कोरियर की सर्विसेज भी, इसमें भी फिर से आईटीसी चाहिए होगा, तो रेसिडेंट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चेक करेंगे, रजिस्टर्ड तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, अनरजिस्टर्ड तो जहाँ पे गुड्स हैंडेड ओवर है।
ये भी इस बार के पेपर में पूछा था पॉइंट। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इस केस में क्या होता है, फिर से आईटी चाहिए होगा, तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो अगर एड्रेस अवेलेबल है, नहीं अनरजिस्टर्ड है तो जहां से बंदा एम्बार्क करेगा, अनरजिस्टर्ड है तो जहां से बंदा एम्बार्क करेगा, लेकिन अगर ये नहीं पता कि एम्बार्क कहां से करेगा, तब क्या करेंगे, तब चेक करेंगे एड्रेस अवेलेबल है, लोकेशन रेस्टोरेंट नहीं अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। और ये एग्जांपल कौन सी होती है कि यही नहीं पता कहां से चढ़ेंगे, तो मेट्रो, ट्रैवल वाउचर्स, इस केस में नहीं पता होता। अभी ये क्या बात करी गई है, कहते हैं रिटर्न जर्नी ना हमेशा सेपरेट काउंट करो, मतलब कभी कभी क्या होता है हम गोवा बीबो पे जाते हैं एयरप्लेन की टिकट तो ऑटोमेटिक वहां पे आता है सिंगल या राउंड ट्रिप बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आता है कई बार। तो अगर राउंड ट्रिप मतलब जाने और आने की सर्विस इकट्ठी ले ली तो सिंगल प्लेस ऑफ फ्लाई बनेगा या दोनों का अलग अलग आएगा, तो लॉ बोलता है कि दोनों का अलग अलग चेक करोगे। अलग अलग चेक करेंगे तो फिर क्या बनेगा, जाने के लिए जहां से चढ़े वो प्लेस ऑफ फ्लाई, वापसी के लिए उधर से जहां से चढ़ेगे वो प्लेस ऑफ फ्लाई। नेक्स्ट, सर्विसेज दी जा रही है अगर ऑन बोर्ड कन्वेंस व्हीकल के ऊपर ऊपर, तो जहां से कन्वेंस चला था पहली बार, इसके लिए ये वाली एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, गलती खाता है बच्चा। ये क्या एग्जांपल था, कहते ट्रक डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली, नहीं ये वाली एग्जांपल नहीं, ये सी वाली, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी रेजिडेंट पर्सन है गोइंग हिमाचल प्रदेश वाया दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश हाईवे, यूपी का बंदा हिमाचल जा रहा है, कहां से जा रहा है, दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल हाईवे से जा रहा है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, हम कहेंगे जहां से व्हीकल चला, व्हीकल चला कहां से, चाहे यूपी का बंदा, ऐसे नहीं कहना यूपी के घर से चला होगा, आपको कि हाईवे कौन सा है दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल, तो दिल्ली से स्टार्ट हुआ होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया दिल्ली। डाउट क्या, उसका घर पीछे था यूपी से, दिल्ली से भी पीछे यूपी, लेकिन वो नहीं कहा, कहते हाईवे ये वाला है ना दिल्ली, तो हो सकता है दिल्ली से स्टार्ट हो रहा हो, तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आ गया टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अच्छा एक बार बताना, स्पॉन्सरशिप के लिए लॉ क्या था, स्पॉन्सरशिप के लिए वो तो आरसीएम का था, पीएस का, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चेक करते हैं, और अगर अनरजिस्टर्ड हो तो इवेंट चेक करेंगे, इवेंट अगर आउट इन इंडिया तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। और जिम, हेल्थ, फिटनेस, इनके लिए लॉ क्या था, जनरल लॉ के स्पेसिफिक लॉ है, स्पेसिफिक है, रेस्टोरेंट केटरिंग वाला सेम लॉ लग रहा है। और हेल्थ सर्विसेज के ऊपर हॉस्पिटल सर्विसेज, बेसिकली हेल्थ सर्विसेज मतलब हॉस्पिटल सर्विसेज हो गया ना, इसके लिए लॉ सेम ही है, स्पेसिफिक लॉ है वेयर सर्विसेज आर बीइंग परफॉर्म्ड। नेक्स्ट आ गया आपका टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसमें क्या कुछ आता है, टेलीकॉम भी आता है, मतलब ये फोन वाला है ना, इंटरनेट भी आ गया, केबल भी आ गया, डिश एंटीना भी आ गया, सारी सर्विसेज के लिए सेम लॉ है। लॉ क्या है, सबसे पहले चेक करो डब्बा इंस्टॉल्ड है, फिक्स लाइन सेटअप, या फिर पोस्टपेड प्रीपेड वाला सीन है। अगर फिक्स लाइन सेटअप है तो जहां पे डिवाइस इंस्टॉल्ड है वो इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर डिवाइस इंस्टॉल नहीं है तो फिर चेक करेंगे पोस्टपेड या प्रीपेड, अगर पोस्टपेड है तो बिलिंग होगी ना, तो जो भी बिलिंग एड्रेस है, और अगर बिलिंग एड्रेस नहीं अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लाई है। फिर अगर प्रीपेड है तो ये चेक करो पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा अगर किससे आ रहा है, किसी सेलिंग एजेंट से आ रहा है तो लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि एयरटेल के पास कस्टमर का एंड एड्रेस अवेलेबल हो ना हो पता नहीं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर एयरटेल का ऑफिस में डायरेक्टली पेमेंट कलेक्ट हो रही है तो जो भी लोकेशन ऑफ सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, पेमेंट कहाँ पे रिसीव होगी, एयरटेल के ऑफिस में, तो एयरटेल का ऑफिस बन जाएगा। और अगर ऑनलाइन पेमेंट हो रही है तो चेक कर लेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, अगर हाँ तो वो उठा लो, और अगर नहीं अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर उठा लो। तो टेलीकॉम में बात क्या आई, पहले फिक्स लाइन सेटअप देखेंगे जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, दूसरा क्या देखेंगे प्रीपेड या पोस्टपेड, पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस, प्रीपेड है तो किसके थ्रू पैसा आ रहा है, सेलिंग एजेंट के थ्रू आ रहा है तो एजेंट का एड्रेस, डायरेक्टली अगर ऑफिस कलेक्ट कर रहा है तो जहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करी गई, और अगर थर्ड ऑनलाइन पेमेंट हो रही है तो एड्रेस अवेलेबल है तो वो, नहीं अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। फिर कभी कभी क्या होता है, कहते हैं हम एक एंटिटी है तो एंटिटी ने एक कॉमन सर्विस ले रही है, मल्टीपल अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए इंस्टॉल करवा रखे हैं कनेक्शंस, तो जिस स्टेट में जितने कनेक्शन इन्वॉल्व है उस रेशो में वैल्यू सप्लाई को स्प्लिट मार दो। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग का आईटीसी नहीं लेना होता हमने तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं चेक कर रहे, वैसे ही है, ये ओपू है कि लेना होता है कि नहीं, वैसे तो आईटीसी चैप्टर देखना, पर वो नाम देख के वैसे ही अपन को हिंट मिल जाता है स्टॉक ब्रोकिंग का आईटीसी नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली क्या चेक किया, सिंपल लोकेशन ऑफ रेस्टमेंट अगर अवेलेबल है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर तो वो, नहीं अवेलेबल तो सप्लायर।
इसके साथ साथ ही कौन से, स्टॉक ब्रोकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज वाले केस ही इंपॉर्टेंट है। केस है कौन से ये, कि कस्टमर ने एटीएम से पैसे निकलवा लिए, ठीक हो गया। अब ये एटीएम से अगर पैसे निकलवा लिए तो कभी कभी एटीएम वाले चार्जेस लगा रहे थे, अगर चार्जेस लगा दिए तो क्या वो चार्जेस पहले बात तो टैक्सेबल एग्जम्प्ट है? टैक्सेबल है। सिर्फ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, बाकी सब कुछ टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल है, अगर टैक्सेबल है तो प्लेस सप्लाई कौन सी आएगी, जहाँ पे एटीएम इन्वॉल्व है। लॉ क्या है, अगर एड्रेस अवेलेबल है तो वो, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई है। तो एटीएम में क्या चेक करेंगे, अगर मेरा खाता पीएनबी बैंक में है, अगर मेरा खाता पीएनबी बैंक में तो पीएनबी के पास मेरा एड्रेस अवेलेबल है बठिंडे का। चाहे मैं गोवा में घूमने गया हूँ, वहां से पैसा विड्रॉ करूँ, फिर भी पीएनबी बैंक को तो पता ही है मेरा एड्रेस। पीएनबी के अगर एटीएम से विड्रॉ किया तो पीएनबी को एड्रेस पता होगा, तो बठिंडा शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मैंने पीएनबी का कार्ड यूज किया एचडीएफसी एटीएम में, एचडीएफसी को मेरा एड्रेस नहीं पता, तो दैट शैल बी गोवा का प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ से जो भी सप्लायर की लोकेशन थी। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। एक और बात क्या है, कहते बंदा घूमने गया हुआ था यूएसए, उसके मीनवाइल जब वो ट्रिप पे था ना, उसके पीछे पीछे बैंक वालों ने क्या किया, उसे लॉकर चार्जेस डिडक्ट कर लिया खाते में से। व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? यूएसए कहोगे, जहाँ पे बंदा अवेलेबल है, जो भी एड्रेस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर अवेलेबल है। तो जब जब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आता है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन दो तरीके से निकलती है। अगर तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है, हिज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब जो भी रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर में अवेलेबल है। फिर आ गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के केस में आईटीसी लेना होता है हमने, बिजनेस एंटिटी करवाती है इंश्योरेंस, तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चेक करेंगे। इंश्योरेंस का आईटीसी मिलता है, नहीं मिलता वैसे? एम्प्लॉय को इंश्योरेंस करवाया तो चलो, अदरवाइज आईटीसी मिलता सी पहला, इंश्योरेंस का आईटीसी मिलता नहीं मिलता? तो डिपेंड करता है एम्प्लॉय का करवा रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के केस में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। गुड्स का मिल जाएगा, फ्रीली मिल जाएगा। बिल्डिंग का, मूल प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं? इंश्योरेंस तो पीएनएल में चार्ज करेंगे, इंश्योरेंस तो पीएनएल में चार्ज करेंगे तो मिलेगा। ऐसे खड़ा करते तो ना मिलता, कैपिटलाइज करते तो ना मिलता, वो तो पीएनएल में चार्ज होगा तो मिलेगा। इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज में क्या है, वही रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चेक करोगे। ये क्या है, इस केस में ना क्या कहानी पता कैसे डाली, कहते बंदा तो था कलकत्ते का, यूपी आया हुआ था अपने रिलेटिव्स के यहाँ, उसके मामा जी चले गए इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस करवाने। इंश्योरेंस कंपनी को कलकत्ते का एड्रेस तो नहीं पता था, जो मामा साथ में आया था उसका यूपी का एड्रेस पता था, तो उसने रेसिडेंट का एड्रेस यूपी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक हो गया, तो व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? एंड ऑफ द डे वैसे जो बंदा था वो तो कलकत्ते का है, अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट, तो यूपी कह देंगे जो भी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर अवेलेबल है। एक्चुअल एड्रेस मैटर नहीं करता। ठीक, पैक कर दिया हमने। अगर एडवर्टाइजमेंट की सर्विस किसको दी जा रही है, गवर्नमेंट को, तो क्या सीन बनेगा? तो सबसे पहले तो ये चेक करना कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक स्टेट वाइज वैल्यू पता की है। गवर्नमेंट के लिए इतनी बाइफर्केशन क्यों कर रखी है? जब गवर्नमेंट एड की सर्विसेज लेगी ना एडवर्टाइजमेंट की, तो गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत बार करवा रही होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड करवाएगी तो ऑल ओवर इंडिया के लिए करवाएगी, तो मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व होंगी। लेकिन अगर रेसिडेंट गवर्नमेंट ना होकर के कोई और बिजनेस एंटिटी है, तो वो कम ही चांस है कि ऑल ओवर इंडिया के लिए करवा रही है। बहुत केसेस में वो थोड़ा थोड़ा एक एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए करवा रही होती है। हाँ, ये हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो ऑल ओवर इंडिया के लिए ऐड करवा रही है। उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੀਏ ਫਾਈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਲਈ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਈਟੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਿਟ ਮਾਰਾਂ? तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का लॉ होता है, इकट्ठा आईटीसी अवेल कर लो, फिर उन्हें स्प्लिट मार दो, खिलार दो। तो ये सारा काम रिलायंस खुद करती रहेगी। जो भी रिलायंस का एडवर्टीजमेंट वाला सप्लायर होगा वो नहीं ये काम करेगा, रिलायंस खुद करेगी आईडी स्प्लिट मारने वाला। ये फाइनल। इंटर के लिए अगर रेसिडेंट कौन है, गवर्नमेंट, तो आप ये चेक करो कि एडवर्टीजमेंट वाले सप्लायर के साथ क्या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट था, एग्जिस्ट कर रहा था कोई? अगर हाँ तो अकॉर्डिंगली वैल्यू सप्लाई पता ही होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो उस केस में चेक करेंगे कि किस मोड के थ्रू सर्विस दी जा रही है। अगर टीवी चैनल के थ्रू दी जा रही है तो हम क्या करेंगे,
ई स्टेट में जो व्यूअरशिप का डाटा है उस रेशियो में स्प्लिट करेंगे। अब व्यूअरशिप का डाटा कहाँ से लेना है, BARC से लेना है, और प्रीसीडिंग क्वार्टर का लेना है, प्रीसीडिंग क्वार्टर के लास्ट वीक का लेना है, एक्सेट्रा। ये तो ज़्यादा डेप्थ आ गई, इतनी तो ज़रूरत नहीं है। टीवी चैनल के लिए व्यूअरशिप, इंटरनेट के लिए जितने सब्सक्राइबर्स ऑफ द ट्राई इन द स्टेट, प्रिंटिंग अगर मटेरियल है तो स्पेसिफिक क्वांटिटी जितनी बांटे इन द स्टेट, होर्डिंग्स है तो जितनी होर्डिंग्स लगी हुई इन द स्टेट, ट्रेन है तो उस केस में क्या था, लेंथ ऑफ अ रेलवे ट्रैक इन ईच स्टेट, मतलब ट्रेन के ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट करा रही है, जैसे दिल्ली मेट्रो ट्रेन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है, तो लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक। फिर आ गया यूटिलिटी बिल, घर पे बिजली का बिल आता है, बिजली के बिल के पीछे ऐड अगर आ रही है तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द ई स्टेट। फिर आ गया एडवर्टीजमेंट ऑन द रेलवे टिकट्स, ये आपका जनरल सेंस से बन सकता है कि सर जितने टिकट्स इशू हो रही हैं, लेकिन वो नहीं है जितने नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन है, तो ये जनरल सेंस से हटके है थोड़ा सा। फिर आ गया रेडियो चैनल, इस केस में कहते हैं सेपरेट ही इशू करना पड़ेगा। थर्ड, बट ठीक है, न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन में क्या आ गया, बस स्पेसिफिक इशू करना पड़ेगा, खत्म हो गया जी। साथ ही खोल लो आप TOS, कितना पेज नंबर है, 52 पेज नंबर TOS 52। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या चीज़ है, सरकार को GST कब जमा कराना है, या आई वुड से सरकार को GST किस महीने की रिटर्न के थ्रू जमा कराना है, TOS बताएगा आपको। TOS चैप्टर करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है सेक्शन नंबर 31, ये क्या बताता है कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, कितने टाइम में इशू हो जाना चाहिए। तो कहते हैं इसके लिए या तो गुड्स का केस है, सर्विस का केस अलग अलग है। अगर गुड्स का केस तो कहते हैं अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जब गोडाउन से निकालने लगे, और अगर मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व तो जब भी हैंड ओवर कर दिया टू द रेसिपिएंट। और क्या रहे हम, इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, इसको ड्यू डेट बोलते हैं, लास्ट डेट बोलते हैं। उसके बाद अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड है, मतलब गुड्स की सप्लाई चल रही है, इसकी एग्जांपल क्या बनेगी कि जैसे गैस पाइपलाइन होगी, बिजली होगी, तो इस केस में क्या होता है, जब स्टेटमेंट इशू करी है, जब पेमेंट रिसीव हुई, विच एवर इज अर्लियर, सप्लायर ने रेसिपिएंट को बता दिया इतनी क्वांटिटी चली गई, या फिर रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दी, विच एवर इज अर्लियर। थर्ड आ गया गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इस केस में क्या होगा, जब रिमूव करेंगे तब तो इनवॉइस का कोई सेंस नहीं है क्योंकि अप्रूवल पता नहीं अभी, तो जब एक्चुअल में अप्रूवल आएगी, या फिर 6 महीने फ्रॉम द रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। अब एक बात बता देता हूँ आपको, डेट व्हेन द रेसिपिएंट इंडिकेट दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, ये लॉ की वर्डिंग नहीं है, ये हमारी खुद की वर्डिंग है। लॉ की वर्डिंग पता है क्या है यहाँ पे, वर्ड्स ऑफ लॉ इज, लिख लो बुक में लिखा हुआ है, डेट ऑफ सप्लाई, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो इंटरप्रिटेशन आपने यही लेनी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि डेट ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, वही कि जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर दी उसी दिन को डेट ऑफ सप्लाई बोलेंगे। तो TOS फॉर द गुड्स क्या आया, सबसे पहले गुड्स के लिए रिमूवल देखेंगे, ये देखिए मूवमेंट इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व, मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल, नहीं इन्वॉल्व तो लॉ क्या था, जहाँ पे जब हैंड ओवर कर दिए टू द रेसिपिएंट। दूसरा केस आ गया आपका कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में क्या था, स्टेटमेंट इशूड और पेमेंट रिसीव्ड। थर्ड क्या आ गया आपका सोगा वाला केस, सोगा वाले केस में क्या था, रिमूवल और जब एक्सेप्टेंस आ गई, एक्सेप्टेंस को बोलते हैं डेट ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है सर्विस का केस, सर्विस के केस में जनरली विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, इंश्योरेंस एंड बैंक NBFC केस में 45 दिन। अब ये वर्ड प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मतलब अगर टुकड़ों में दी जा रही है सर्विस, तो जब लास्ट टुकड़ा दिया गया ना, अगर 11 सितंबर को दिया गया तो 11 सितंबर में 30 डेज जोड़ने हैं, तो 11 अक्टूबर आंसर आ जाएगा। तो 11 अक्टूबर इज द लास्ट डेट जब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए पूरी सर्विस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टिन्यू सर्विस क्या होता है,
कॉन्टिन्यूस गुड्स तो पता लग गया, जो पल पल हर पल जा रहा है। कॉन्टिन्यूस सर्विस क्या होता है, ये जरूरी नहीं पल पल हर पल जाए। पहली अगर टुकड़ों में जा रही है तो पहली सर्विस किस दिन दी और लास्ट सर्विस किस दिन दी, इसका टाइम गैप देख लो। अगर इसका टाइम गैप 3 महीने से ज्यादा एक्सीड कर जाए तो इसे बोलते हैं आप कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जांपल, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, टीचिंग का सर्विस है, तो मोर देन 3 मंथ जा रही है तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बन गया। तो इस केस में क्या होता है, आप ये चेक करोगे ड्यू डेट असर्टेनेबल है या फिर नहीं। ड्यू डेट किसकी, पेमेंट की। अगर ड्यू डेट डिफाइंड है एज पर द एग्रीमेंट, तो जो भी ड्यू डेट है दैट इज अ लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और अगर ड्यू डेट असर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, तो जब भी सप्लायर रेसिपिएंट पैसा देगा सप्लायर को तब। और अगर पेमेंट देनी है लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, तो जब इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तब इनवॉइस इशू कर दो। एक और बात आती है, कहते हैं अगर सर्विस इज बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, मतलब सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, जैसे कि हमने पढ़ा था ना टूर ऑपरेटर के केस में। टूर ऑपरेटर के जो टूर प्लानर वगैरह होते हैं, थोड़ा सा एडवांस आया, बाकी का पेमेंट कस्टमर देने नहीं आया, और ये टूर वाले बंदे ने आगे की सर्विस भी नहीं दी। तो कहते हैं इसका इनवॉइस, कहते हैं अगर सर्विस देनी थी लेकिन बिफोर कंप्लीशन ही सर्विस खत्म हो गई, तो इनवॉइस कब इशू करे, एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। जब उसको लगा कि कस्टमर नहीं आएगा वापस, तभी इनवॉइस इशू करते हैं। अब ये स्पेसिफिक केस बेकार है, ये आपकी अमेंडमेंट है, ये लिखा हुआ आपके इस बुक में कि टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस वेयर द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। नहीं लिखा हुआ ना। ये क्या लिखा हुआ है कि अगर रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू करना है, आप ये पढ़ ले भी सर्विस अगेंस्ट इनवॉइस कितने दिनों इशू होना है। अगर रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू करना है तो रेसिपिएंट कितने दिनों इशू करूंगा, तो विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। दोनों केसेस अवेलेबल एप्लीकेबल है ये। मैं लिखा पहले पेज ही लिख लो दूसरे पेज की बजाय। पहला पेज तो सिर्फ पढ़ोगे, दूसरा पेज पता नहीं पढ़ो ना पढ़ो। तो अगर आरसीएम का केस है, चाहे गुड्स का चाहे सर्विस का, डजंट मैटर, इनवॉइस किसने इशू करना है, रेसिपिएंट ने, तो कितने दिन में इशू करना है, 30 डेज। कब से, जब गुड्स या रिसीव आ गई, गुड्स या सर्विस आ गई तब से। चलो आगे, ये क्या सीन है, कहते हैं अगर सर्विस किस्तों में दी जा रही है, सर्विस अगर किस्तों में दी जा रही है तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब उठाएंगे, लास्ट डेट। अगर पेमेंट किस्तों में आ रही है तो जितनी बार पेमेंट आएगी उतनी बार टीओएस कैलकुलेट करेंगे, ये बात लिखी हुई। नेक्स्ट, अभी गुड्स का केस। गुड्स के केस में टीओएस कैसे चेक करेंगे, पहली बात, जब मैं ये केस की बात कर रहा हूँ तो मैं 6 सेक्शनेबल क्लेम जो गुड होते हैं उसको छोड़ के बात कर रहा हूँ। 6 सेक्शनेबल क्लेम गुड्स छोड़ दो, उसके अलावा जनरल लॉ क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट जब तक इनवॉइस इशू होनी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। अभी अगर सर्विस की बात करें, सर्विस में क्या सीन है, दो केस बनेंगे, या तो इनवॉइस टाइमली इशू हो रहा है या फिर टाइमली नहीं हो रहा। तो मतलब सर्विस के केस में टीओएस चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। सबसे पहले आप ये चेक करो इनवॉइस टाइमली है या नहीं। ये केस चेक करेंगे इनवॉइस टाइमली है या नहीं, उधर से हमें पता ना कितने दिन में इशू करना चाहिए इनवॉइस, तो वहां से हम लास्ट डेट निकालेंगे, लास्ट डेट कब बनती थी और एक्चुअल में इनवॉइस कब तक इशू हुआ। अगर लास्ट डेट बनती थी आपकी 15 अगस्त और आपने इनवॉइस इशू किया 15 अगस्त, तो बताओ टाइमली या नॉट टाइमली, टाइमली। तो टाइमली वाला लॉ लगाओ।
और अगर 16 अगस्त को इशू किया तो नॉट टाइमली, नॉट टाइमली का लॉ लगाओ। अब टाइमली का लॉ क्या है, कहते जब इनवॉइस इशू किया गया या फिर जब पैसा आ गया विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड, पैसा आ गया या फिर इनवॉइस इशू हुआ विच एवर इज अर्लियर। पैसा पहले आ गया तो टीओ से अट्रैक्ट हो गया, तभी करके बोल देते हैं कि सर्विस के केस में एडवांस टैक्सेबल होता है। लेकिन गुड्स के केस में क्या कहा है कि पैसा पहले आ गया तो टैक्सेबल नहीं कहा। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि गुड्स के केस में एडवांस इज नॉट टैक्सेबल, इस वाली वर्डिंग से। नेक्स्ट, अब इसकी एक एक्सेप्शन है, इसकी एडवांस किधर टैक्सेबल हो रहा है, सर्विस के केस में। और जिधर एडवांस अट्रैक्ट होएगा उधर ही एक्सेप्शन देने की जरूरत है ना। गुड्स के केस में तो एडवांस अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा टैक्सेबिलिटी, तो रिलैक्सेशन भी क्या ही देनी, एक्सेप्शन भी क्या ही देनी। इधर रिलैक्सेशन क्या दे रखी है, कहते हैं जो एडवांस की अमाउंट आ रही है ना, अगर वो अप टू 1000 है। अब ये अप टू 1000 वाला फंडा क्या है, कहते हैं एक्चुअल में ना कभी क्या होता है, रेसिपिएंट सप्लायर को जो पे करता है, इनवॉइस इशू हुआ 6340 का, रेसिपिएंट कहता है यार 7000 रख ला, बाकी रेट ऊपर ला रहेगा, अगली बार कर लांगे। तो ऐसे बहुत बार राउंड ऑफ के चक्कर में एडवांस आ जाता है। तो अगर राउंड ऑफ के चक्कर में 660 का एडवांस आ गया तो ये थोड़ी है 660 के ऊपर एडवांस बोल करके उसके ऊपर टैक्स जमा कराओ भाई। तो राउंड ऑफ वाला सिनेरियो है, सरकार कहते हैं इसको छोड़ देंगे। तो फंडा क्या है कि अगर अप टू 1000 का एडवांस है तो एडवांस के ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर अब मोर देन 1000 का एडवांस है तो वो राउंड ऑफ वाला चक्कर तो होता है नहीं, वो तो एक्चुअल में एडवांस होता है, वो एडवांस टैक्सेबल है। नेक्स्ट, अगर आपका इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ, सरकार कहती है हमने आपको 30 या 45 दिन दिए थे ना इनवॉइस इशू करने के लिए, लेकिन आपने उन दिनों में इशू नहीं किया, तो जब आपने सर्विस दी या फिर जब पेमेंट रिसीव हुई विच एवर अर्लियर, जब सर्विस दी तब से बैक डेट से बेसिकली टीओएस ने ट्रैक करवा दिया, क्योंकि सर्विस की डेट के बाद 30 दिन होते हैं तब ड्यू डेट बनती है। ड्यू डेट से भी बहुत पहले सर्विस की डेट को टीओएस अट्रैक्ट करवा देंगे अगर आपने टाइमली इनवॉइस इशू नहीं किया, प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर शिफ्ट ऑफ पेमेंट। फिर अगर सीन है आरसीएम का, आरसीएम के फिर से कौन सा सीन, या तो गुड्स का या सर्विस का। अगर गुड्स का सीन है, अगर आरसीएम गुड्स का सीन है तो लॉ क्या है कि रेसिडेंट ने जिस दिन गुड्स रिसीव कर लिए या फिर रेसिडेंट ने जिस दिन पेमेंट कर दी या फिर सप्लायर ने अगर इनवॉइस इशू किया तो सप्लायर के इनवॉइस से 31 डेज, सप्लायर के इनवॉइस से 31 डेज, 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। जब मैंने बोला ना 31st डे, इसका मतलब क्या होगा कि अगर 11 सितंबर को इशू किया तो 11 अक्टूबर को कितने दिन पूरे होंगे, 30। तो यहाँ पे 12 अक्टूबर आंसर आ जाएगा, 31st डे। ठीक हो गया। कभी कभी ना एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, बेयर लॉ में वर्डिंग पता क्या है, 31st डे नहीं है वहाँ पे। बेयर लॉ में क्या है, अ डे फॉलोइंग द एंड ऑफ 30 डेज, 31st ही बन गया। तो बेयर लॉ में वर्डिंग ये है, एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखना, अ डे फॉलोइंग एंड ऑफ 30 डेज, 31st बन गया। तो इंटरप्रिटेशन आपने 31st के लिए नहीं है, एमसीक्यू के लिए वर्ड बता दिया, डे फॉलोइंग 30 डेज। अब अगर आरसीएम का सीन है, गुड्स का सीन है, तो टीओएस क्या बनेगा, जिस दिन गुड्स पहुंच गई, जिस दिन पेमेंट कर दी रेसिपिएंट ने या फिर सप्लायर की इनवॉइस इशू करेगा, 31 डेज हो गए। अभी अगर आरसीएम का सीन है, फिर से अमेंडमेंट आ गई। पहले चेक क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनवॉइस किसने इशू करना था। अगर तो इनवॉइस किसने इशू करना था, सप्लायर ने, तो सप्लायर की इनवॉइस 61 डेज, जो पहले वाला लॉ था, डेट ऑफ पेमेंट या फिर 61 डेज फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस। लेकिन अगर इनवॉइस सप्लायर ने इशू करना, रेसिपिएंट ने इशू करना था, तो अगर रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू करना था तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट या फिर डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर, विच एवर। आपको एक बार बताऊं, हमने आईटी चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि अगर रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू करना हो और अगर रेसिपिएंट लेट हो जाए तो क्या करें। तुमने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी वो रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा ना, उसके बाद वाली 3 नवंबर एनुअल रिटर्न में आईटीसी ले पाएगा। टीयूएस में भी यही सीन है। टीयूएस में ध्यान सुनो, टीयूएस में रेसिपिएंट ने कितने दिन में इनवॉइस इशू करना होता है वैसे। अगर आरसीएम का केस हो, रेसिपिएंट के ऊपर अगर ऑब्लिगेशन आ रही हो इनवॉइस इशू करने की, तो कितने दिन में इशू करना होता है। रेसिपिएंट ने इनवॉइस कितने दिन इशू करना होता है, रेसिपिएंट ने इनवॉइस कितने दिन इशू करना होता है। कोई अमेंडमेंट लिखाई थी 30 डेज, ये क्या था, लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, तभी मैंने जान के फिर से लिखा दिया कि ना दिन इनवॉइस इशू करना होता है 3 दिन, उसने लेट कर दिया
तो क्या टीओएस अट्रैक्ट होगा कि नहीं? 30 दिन इनवॉइस इशू करना सी, उन्हें नहीं किया, उन्हें 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, इनवॉइस ही नहीं इशू किया हाले तक, टीओएस अट्रैक्ट होगा कि नहीं? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, टीओएस नहीं अट्रैक्ट हो रहा। अगर वो पे भी नहीं कर रहा रेसिपिएंट और इनवॉइस भी नहीं इशू हो रहा तो टीओएस अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा फ्लॉ दिख रहा है एज पर बेयर वर्डिंग। डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट, मतलब घर दराज ही हो गया, जो तो इनवॉइस इशू कर दोगे उदो टीओएस अट्रैक्ट हो जाऊगा। पर फ्लॉ है भी तो नहीं भी नहीं था है, क्योंकि सप्लायर तो आधी पेमेंट लगू गई, सप्लायर तो पेमेंट लगू गई। पर हाँ ये है भी, सप्लायर ने अगर मान लो साल 2 साल की दिहाड़ी दे दी तो रेसिपिएंट को साल 2 साल टैक्स भरने की लोड़ ही नहीं, टीओएस नहीं अट्रैक्ट हो रहा। अगर वो इनवॉइस नहीं इशू करेगा तो 30 दिन में नहीं किया तो 30 दिन के बाद करेंगे। मतलब गुड्स के केस में क्या होता था, आपको बोला था उस दिन इशू करना, अगर नहीं इशू किया तो जो लास्ट डेट बन गई उसी को टीओएस अट्रैक्ट करवा दिया। एफसीएम सर्विस में क्या था, आपको बोल दिया कि अगर टाइमली इशू नहीं किया तो जिस दिन सर्विस दी थी वही टीओएस अट्रैक्ट करवा दिया। एफसीएम के केसेस च अगर इनवॉइस नहीं इशू हो रहा पीनलाइज कर रहे सी, ये मे बी नवा लॉ है, मे बी इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। एफसीएम के केसेस तो ऑब्जर्व करी बैठे सी, जो अगर मान लो इनवॉइस ना इशू होवे फिर ਉਹਦੇ उस भी प्रोविजन सी, इनवॉइस नहीं इशू होया टीओएस अट्रैक्ट हो गया, इनवॉइस नहीं इशू होया कोई ना, जिस दिन सर्विस देती वही टीओएस। लेकिन इस केस च फ्लॉ दिख रहा है मैनू। चलो जो है ऐसा ही है, क्या है आप ये ऐड करो। कैसे ऐड करोगे पता है, वो मैंने उठाकर नीचे डाल दिया, वो तो है ही है, वो काटना नहीं है। आप एक नया ऐड कर लो, ਜਿਹੜਾ ਆਵਲਾ लॉ एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ बुक 'ਚ लिखा हुआ है ना एग्जिस्टिंग, ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲਓ। ਇਹ लॉ ਕਦੋਂ है, इफ इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर। ये आवला केस नवा ऐड कर लो, इफ इनवॉइस इज इशूड रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट, तो ये लॉ है, अमेंडमेंट है ये, अमेंडमेंट फॉर सितंबर 25, आपकी तो भी आनी बाकी है। इनकम टैक्स में दसिया सी ना, अगर फाइनेंस एक्ट की कोई ऐसी प्रोविजन है जी कि एज फ्रॉम लेटर डेट तो एप्लीकेबल करवानी है, तो वो वाली अमेंडमेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ एप्लीकेबल होंगी, और वो घट ही होंगी यूजुअली। जीएसटी च की है, काउंसिल मीटिंग करते रहते हैं बेले, आती रहती हैं। जीएसटी की एक बार नहीं आती, जब जब इनकी मीटिंग होती है, जब जब कुछ डिसाइड कर लेते हैं तब तो अमेंडमेंट हो देते हैं। इनकम टैक्स का फंडा क्लियर है, बजट आएगा उसी में अमेंडमेंट आती है भर भर के। बाकी स्टेट की ना जब भी अमेंडमेंट करो, इंश्योर करो जिस बुक में जो रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है टेक्स्ट है उसी जगह पे आपने अमेंडमेंट ऐड कर ली, अलग से अमेंडमेंट शीट पढ़ने की वजह। अमेंडमेंट शीट अलग से पढ़नी है तो वैसे रिकॉल कर लो, क्योंकि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, लेकिन टेक्स्ट के साथ साथ ऐड कर ली। मेरी तो फाइनल की बुक सारी खुली पड़ी थी, जो जो अमेंडमेंट आती, क्योंकि इतने साल हो गए थे, 2-2 साल के बाद तो पेपर देने होते हैं, पेज ही ऐड कर लेना सी डाटा। अभी बुक स्पायरल बंडल भी आया बुक, तो कटवा लेता था प्रिंटर से। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, सही था सब। सही है बात है, लिटरल बहुत। उਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
कोई दसन वाला नहीं, कोई पुछण वाला नहीं, लिटरल है यार। परसों की गल है जिस टैक्स का पेपर सी, मैं भी पूजा बेकरी अगों टप रहा सी, उदों 5 ही बजे से किते छुट्टी हुई सी, सारे जने जा रहे सी। समीक्षा भी टकरी, समीक्षा के आगे 5-4 लड़के पहले तो मुझे वो दिखे, वो इन्ने पुराने। मैं क्या किते वैसे गीड़ियां लाते फिरते हैं। मैं तुसी किवें, कहंदे पेपर दे के आए हैं। चलो जी, ग्रुप 1 का पेपर दे रहे हैं अभी तक। तो सारे बच्चे वधिया वाले सी, मतलब बहुत इंटैलेक्चुअली हाई सारे जने। 4 मुंडे सी मैंने दिखे उत्थे, नाम मैं बोल नहीं सकता। सारे इंटैलेक्चुअली वधिया, 1% डाउट नहीं। मतलब ये नहीं है मैं उन्होंने कोई चीज़ बोला तो उन्होंने समझ ना आवे। क्यों रुले फिरते है? सिंसियरिटी। पकाई मरी जानी। वो पेपर दे के निकले जिस माहौल च तुरे फिरते सी, मैं तो आई सी वैसे गिड़ियां लांदे फिरते है। तो बाद च पता लगे पेपर दे के निकले है, पूछे तो मैं तुसी किवें तुरे फिरदे हो इत्थे, पेपर आए दिन पढ़ लो, कहते नहीं पेपर दे के आए हैं। पता है ग्रुप 2 वगैरह होगा, ग्रुप 1 च लमके फिरदे वाले। ध्यान रखियो, टेढ़ी चीज़ है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया वाउचर के ऊपर, लिटरल है, टेढ़ी चीज़ है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना एक वर्ड छपा हुआ है, सीए की डिग्री इज अ विशियस सर्कल, नेवर एंडिंग सर्कल। चक्कर में फंस गए, चक्कर घूमता जाएगा, चक्कर से बाहर नहीं आया जाएगा। और ये चक्कर है ये गंदे वाला। पहली बार बच्चे के पास टाइम होता है, दूसरी बार टाइम नहीं होता इसे पढ़ने की। पहली बार में मोटिवेशन हाई होती है पढ़ने की, दूसरी बार में मोटिवेशन हाई नहीं होती। पहली बार ऐसा लगता है कि पढ़ लें, आता नहीं। दूसरी बार ऐसा लगता है आंदा ही है यार, ये तो पढ़िया ही भी है, पढ़ना जी नहीं करता इस चक्कर च। अगला दे ये तो किताब पढ़ी हुई है, तो वही क्वेश्चन पढ़ी है बार बार, इन्नी बार तक किते हुए है, जी नहीं करता बंदे का, बंदा करता ही नहीं, वो कहना कितने हुए है। पहली बार की मोटिवेशन और दूसरी बार की मोटिवेशन जमीन आसमान का फर्क। हमने क्या पढ़ा अभी? देखो, एक तो गुड का केस, एक सर्विस का केस, एक एफसीएम। अगर एफसीएम गुड का केस बात करें तो टीओएस क्या बनता है? डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अगर एफसीएम में सर्विस का केस हो तो क्या बनता है? आप ये चेक करोगे टाइमली या नॉट टाइमली। अगर टाइमली है तो क्या चेक करेंगे? जब इनवॉइस इशू हुआ या फिर जब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर इनवॉइस टाइमली इशू ना किया गया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक हो गया। फिर आगे बात आरसीएम की। आरसीएम में हमने क्या बात करी? अगर गुड्स का केस है तो 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। आपने भी मेरे से पूछा नहीं कि सर, आपने कहा कि सप्लायर के इनवॉइस है 31 डेज, व्हाट इफ अगर इनवॉइस ही रेसिपिएंट ने इशू करना हो? अगर गुड्स के केस में रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू करना हो तब टीओएस को लो। बेसिकली तब स्पेसिफिक डेडिकेटेड लॉ है नहीं, जैसे यहाँ पे था ना, सप्लायर ने इशू करना है तो क्या, रेसिपिएंट इशू करना है तो क्या, उसके लिए बाइफरकेटेड था। इधर बाइफरकेटेड है नहीं, तो सेम ही हो जाएगा। तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स और पेमेंट इसी को बोल देंगे। बाइफरकेटेड है ही नहीं एक्चुअली, लॉ ही है नहीं, तो यही बोल देंगे, कॉमन ही हो गया ये। 31st डे ऑफ सप्लायर इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या फिर डेट ऑफ पेमेंट। और उधर क्या था, आरसीएम के केस सर्विस में हम दो चीजें चेक करेंगे, इनवॉइस किसने इशू करना है। अगर सप्लायर ने इशू करना है तो 61 डेज फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर किसने इशू करना है, आपने रेसिपिएंट ने अगर इनवॉइस इशू करना है तो दो डेट्स कौन सी हैं? या तो रेसिपिएंट का डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट। अभी यहाँ पे बात आई वर्ड्स डेट ऑफ पेमेंट की। डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है? पे कौन करेगा? रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट की बुक्स से खड़े होकर देखो, रेसिपिएंट की बुक्स में एंट्री या फिर रेसिपिएंट का बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। लेकिन अगर एफसीएम की बात करेंगे तो उधर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट था, पैसा आना। पैसा आएगा किसके हाथ में? सप्लायर के हाथ में। तो सप्लायर की बुक्स या फिर सप्लायर का बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो रिसिप्ट की बात करेंगे तो सप्लायर की बात करेंगे, पेमेंट की बात करेंगे तो रेसिपिएंट की बात करेंगे। फिर आ गया नेक्स्ट केस, वाउचर। वाउचर क्या सीन है? वाउचर में ये होता है, कहते हैं कि जब वाउचर इशू हो रहा है तो आप ये चेक करो कि आपको आइडेंटिफाइबल है कि ये वाउचर किस आइटम के अगेंस्ट रिडीम होगा। अगर हाँ तो जब इशू हो रहा है तभी अपन टीओ से ट्रैक करवा देंगे, क्योंकि आपको रेट स्पेसिफिक पता होगा, टैक्सेबिलिटी स्पेसिफिक पता होगी। लेकिन अगर केस टू वाउचर इशू हो रहा है, जैसे कि अमेजोन के कार्ड्स इशू होते हैं, गिफ्ट कार्ड्स इशू होते हैं, गिफ्ट कार्ड किसी भी आइटम के अगेंस्ट अपन रिडीम कर सकते हैं, तो हमें पता ही नहीं ना किस चीज़ के अगेंस्ट रिडीम किया जाएगा। तो जीएसटी रेट नहीं पता, टैक्सेबिलिटी नहीं पता, गुड्स होएगा या सर्विस होगा, तो उस केस में क्या होता है, जब रिडेम्पशन होगी तब कर दो।
पेपर में क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, पहली बार ही आया, मुझे नहीं लगता पहले कभी आया है वाउचर के ऊपर। इस बार क्या आया क्वेश्चन कि अपन फरवरी के महीने की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं। पहली बात, बच्चा ये ऑब्जर्व ही नहीं करता फरवरी के महीने की टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन में लिखा होता कि फरवरी के महीने की निकाल रहे हैं, और दिसंबर में क्या हुआ था, वाउचर इशू हुआ था, जो कि एक स्पेसिफिक पता नहीं क्या लिखा होता, शायद पिज्जा वगैरह लिखा हुआ था, पिज्जा के अगेंस्ट रिडीम होना था। तो क्योंकि जब रिडीम इशू किया गया था तभी करना चाहिए था, तो वो तो दिसंबर में इशू हुआ, तो दिसंबर में टीओएस ऑलरेडी अट्रैक्ट हो गया होगा, तो जब रिडीम होएगा तब टीओएस अट्रैक्ट नहीं होगा। बस ये आंसर देना था। लेकिन कभी भी अगर बच्चा ये ना ऑब्जर्व करे ना कि फरवरी के लिए निकाल रहे हैं, तो बच्चा कहता है वाउचर इशू हो गया, स्पेसिफिक आइटम, अभी ठोक दो टीओएस। तो बच्चा कभी कभी अभी ठोक देता है करंट। रेजिडुअल केस ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन रेजिडुअल केस कहते हैं अगर ऊपर किसी भी केस में कवर ना हुए, बेसिकली अगर टैक्स चोरी वगैरह की है ना, तो उस केस में क्या सीन बनेगा। अगर रिटर्न फाइल कर दी तो जब भी रिटर्न की ड्यू डेट है वो टीओएस, और अगर रिटर्न नहीं फाइल करी तो जब बंदे ने एक्चुअल में टैक्स जमा करा दिया वो नॉट इंपॉर्टेंट। एनहांसमेंट इन वैल्यू ऑफ सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या चीज़ है, कहते हैं वो चीज़ जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट पहले नहीं थी बाद में बनी, वो क्या होता है, डिलेड पेमेंट के ऊपर ब्याज चार्ज करना है कस्टमर से, या पेनल्टी चार्ज करनी कस्टमर से। कस्टमर से कुछ भी चार्ज करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो अगर इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी आप बाद में ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ गई, तो टीओएस कब अट्रैक्ट होएगा। कहते हैं इंटरेस्ट पेनल्टी क्या होती है ना, बहुत बार रेसिपिएंट पे ही नहीं करता, सप्लायर कहता रहता है दे 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 दे, लेकिन रेसिपिएंट देता ही नहीं है। तो दैट्स वाई क्या कर दिया लॉ कि जब पैसा आ जाएगा सप्लायर के पास तभी टीओएस अट्रैक्ट होगा। फिर इसमें केस क्या बनता है, कहते हैं सप्लायर ने अप्लाई कर दिया, रेसिपिएंट ने दिया नहीं, तो सप्लायर कहता माफ। तो अगर सप्लायर ने एक बार अप्लाई करके बाद में माफ कर दिया तो क्या टीओएस अट्रैक्ट होगा या नहीं, आंसर इज नो, क्योंकि आया ही नहीं। केस 2, रेसिपिएंट ने पैसा दे भी दिया लेकिन रोने लग गया, तो सप्लायर ने फिर से रिटर्न कर दिया। रेसिपिएंट ने एक बार पैसा देता सप्लायर ਨੂੰ, सप्लायर ने नाल दे नाल उसी महीने ਦੇ ਵਿੱਚ रिटर्न करता, टीओएस आऊगा कि नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि उसी मंथ रिटर्न भी हो गया। अब ये ना कह रहा कि सर अगले मंथ रिटर्न हुआ तो क्या करना है, केस है नहीं। सेम मंथ रिटर्न कर दिया तो आप कह लोगे कि नो टीओएस अट्रैक्टेड। अगले मंथ अगर रिटर्न हुआ वैसे तो क्या करेंगे, आईसीए का केस तो है नहीं, दिमाग लगा के देखते हैं। एक बार तो टीओएस अट्रैक्ट हो गई, और जब रिटर्न कर दिया तब क्रेडिट नोट इशू कर देना, क्योंकि सेम मंथ में रिटर्न कर देते, एंड ऑफ द डे तो रिफंड ही होगा, तो क्रेडिट नोट इशू कर देना बस। एडवांस वाली बात आ गई। अब ये आ गया कि टीओएस इन द केस ऑफ गुड, जो हमने पढ़ा था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट, ये तो जनरल लॉ था, लेकिन अगर 6 एक्शनेबल क्लेम हो गए तो उस केस में क्या है, जो एडवांस में अगर पैसा आ रहा है ना उसको टैक्स कर दिया, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में क्या होता है, वॉलेट में आप पैसे जमा करवा रहे थे पहले, तो पहले टीओएस अट्रैक्ट हो जाए। ऑनलाइन मनी गेमिंग इज एक्शनेबल क्लेम गुड, ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्शनेबल क्लेम गुड है, तो उसके ऊपर ये लॉ लगेगा। उसके उसमें क्या सीन है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट ही बेसिकली टीओएस अट्रैक्ट करवा देगी। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं सीए फाइनल में, ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर। अब बंद होगी। अब ये दो सीन क्या आ गए, आओ ना जिन्नी गल है ना, ये टेढ़ी जी है थोड़ी जी, लोट आ जाए तो रख लेना, नहीं तो जाने देना। कहते कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, एनएचएआई को सर्विस देते हैं किस चीज़ की, सड़क पहले डिज़ाइन करने की, फिर बिल्ड करने की, फिर उसको चलाने की, क्योंकि सरकार उनको पे करती है। सरकार अगर पे करे, गवर्नमेंट बिकम द रेसिपिएंट और ये कॉन्ट्रैक्टर बिकम द सप्लायर। तो क्या ये लंबे टाइम के लिए चलती है, 3 महीने ज़्यादा के लिए, डेफिनेटली हाँ, तो ये कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस है पहली बात। सिमिलरली ये जो स्पेक्ट्रम का यूज़ हो रहा है, एयरटेल वगैरह स्पेक्ट्रम यूज़ करने के लिए जो पैसे देती हैं, ये भी कंटिन्यूस है, 3 महीने ज़्यादा चलता है। पहली बात ये कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस है। दूसरी बात, अगर कहते हैं कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस हो तो लॉ क्या बनाओगे एफसीएम में, एफसीएम में लॉ क्या होता था वैसे, एफसीएम में लॉ क्या पढ़ा हमने जनरली सर्विस के लिए, एफसीएम सर्विस के लिए लॉ क्या पढ़े, टाइमली या नॉट टाइमली। अगर टाइमली है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अभी क्या इशू ऑफ इनवॉइस कब इशू होता है, इनवॉइस कब इशू होता है, इनवॉइस के केस में या तो विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज, सिंपल वाला केस। और अगर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस हो तो या तो डेट ऑफ पेमेंट एग्रीड है तो वो वाली डेट ऑफ पेमेंट,
अगर एग्रीड नहीं है तो जब पैसा आ जाएगा, या फिर जब कंप्लीशन ऑफ इवेंट। ठीक हो गया। TOS जो तो लॉ देखन गए सर्विस द की लॉ सी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल जो तो इनवॉइस इशू होया, और अगर नॉट टाइमली देखना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लास्ट डेट वगैरह कंपेयर करते सी है ना। तो कहते कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस के केस में क्या करना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट देख लेना। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस की जगह पे क्या डाल दिया इन्होंने, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अब ये ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्यों डाल दिया, क्योंकि लास्ट डेट भी क्या होता था, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो उधर से इन्होंने क्या डाल दिया यहाँ पे कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट देख लेना या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट देख लेना, इनवॉइस की डेट छोड़ दो। अभी जो एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वो डेट उठा लो, क्योंकि इनवॉइस कभी कभी बाद में भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल सर्विस है तो लॉ क्या था आपका, एक मिनट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एफसीएन सर्विस व्हेन द इनवॉइस इशू इज डिलेड। ये टाइमली वाला लॉ नहीं पढ़ रहे अपन, सिर्फ डिले वाला पढ़ रहे हैं। टाइमली वाले के लिए तो लॉ सेम ही रहेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर डिले हो गया तो डिले हो गया तो क्या देखना होता था हमने, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। हाँ यहाँ पे दिक्कत आ गई। अगर इनवॉइस टाइमली इशू ना हुआ तो लॉ क्या बनता था वैसे जनरली, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कंटिन्यूस सप्लाई के केस में डेट ऑफ कंप्लीशन कब होगी, बहुत दूर। ठीक हो क्या, तो ये वाली चीज इररेलेवेंट होगी। सिर्फ एक ही चीज क्या रहेगी आपकी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इसके अलावा एक और चीज डाल दी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्यों डाल दी, बेसिकली लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दी तरीके नाल। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आप आना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के लो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के लो, गल कोई है। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि वैसे भी जितने ड्यू डेट है वही लास्ट डेट ऑफ इशू। सर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ, अगर इनवॉइस डिले हो गया था, इनवॉइस डिले हो गया तो जिस दिन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है या फिर डेट ऑफ पेमेंट, ये वाला केस। नेक्स्ट एसोसिएट वाला क्या सीन है, कहते हैं अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो फ्रॉम एन एसोसिएट एंटिटी। अब हु इज एसोसिएट एंटिटी, ये इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर 92 में डिफाइंड है, और इसका मतलब क्या होता है, ऑल रिलेटेड पार्टी कह सकते हो आप, ओफू रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टी मतलब इसमें होल्डिंग सब्सिडरी भी आएगी, होल्डिंग सब्सिडरी भी आएगी, एसोसिएट एंटिटी भी आएगी। बाकी इसमें कौन कौन आएगा आपको मत्था मारने की लोड नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि रिश्तेदार कंपनी अपनी, ब्रांच भी आ जाएगी, ब्रांच हेडक्वार्टर, ब्रांच और हेड ऑफिस भी आ जाएगा। तो सारे रिलेटेड पार्टी इसमें आ जाएंगी वर्ड एसोसिएट एंटिटी, सेक्शन नंबर 92 और इनकम टैक्स में डिफाइंड है। तो कहते हैं अगर बाहर से अगर आप ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एन एसोसिएट एंटिटी, तो टीओएस क्या बनेगा, डेट ऑफ पेमेंट या फिर टीओएस में से जनरल क्या देखा हमने, बुकिंग ऑफ एन एक्सपेंस डेबिट एंट्री। आरसीएम के केस में अगर रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू करना हो तो लॉ क्या था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट। इस केस में कहते हैं क्या होता है कि क्योंकि रिश्तेदार है ना, तो हो सकता है कि ये वाली चीज़ रिप्लेस कर दी डेट ऑफ इनवॉइस को, क्योंकि रिश्तेदार कंपनी तो हो सकता है कि इनवॉइस इशू करी ना एक दूसरे के ऊपर, रिलेटेड पार्टीज हैं। इस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को ऊपर डाउट था वर्ड के ऊपर, तो डाल क्या दिया, जिस दिन खर्चा बुक कर लिया। अगर रिसीव कर रहे हैं सर्विस तो खर्चा बुक करेंगे बुक्स में, तो जिस दिन खर्चा बुक कर लिया, क्योंकि एंट्री तो डालेगी ना कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच या टू सब्सिडरी, एंट्री तो डालेंगे, इनवॉइस हो सकता है ना इशू करे, तो ये वाली बात। टीओएस में रेसिपिएंट ने कितने दिन में इनवॉइस इशू करना होता है, 30 डेज। सोगा वाले केस में इनवॉइस कितने दिनों में इशू करना होता है, 6 मंथ्स फ्रॉम रिमूवल ऑफ द गुड्स, या फिर डेट ऑफ कंफर्मेशन, जिसको लॉ बोलता है वर्ड डेट ऑफ सप्लाई, मतलब अदरवाइज वो मतलब क्या है, डेट ऑफ अप्रूवल। फिर आ गया एफसीएम सर्विस का लॉ क्या था, टाइमली या फिर नॉट टाइमली देखेंगे। अगर टाइमली है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और अगर नॉन टाइमली है तो
डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अगर एफसीएम है तो। और अगर आरसीएम का सीन है रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू करना है, डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट। कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है, कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है, इनवॉइस टाइमली है। कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस, इनवॉइस टाइमली। इनवॉइस टाइमली तो लॉ क्या था वैसे, जनरल। सर्विस का केस, सर्विस का केस इनवॉइस टाइमली, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो इनवॉइस टाइमली है तो इनवॉइस तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो यही लॉ है सेम। लेकिन अगर इनवॉइस टाइमली नहीं है तो मतलब इनवॉइस पता नहीं एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो डेट ऑफ सर्विस था जनरल लॉ में, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ सर्विस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस तो बहुत दूर होगी कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो वो छोड़ दो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट उठा लो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एक्शनेबल क्लेम गुड्स का केस है अगर, तो लॉ क्या था, एक्शनेबल क्लेम गुड्स का केस है तो सिंपल, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, एडिशनल क्या आ गया, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। एडवांस वाली बात एक्शनेबल क्लेम में आ जाएगी। 1000 रुपये वाली बात कि अप टू अगर 1000 एडवांस आ रहे हैं तो वो सर्विस के केस में एप्लीकेबल है। अब वो बात क्या है, वो ऐसा है कि सप्लायर अगर तेरे पास एडवांस आ गया 1000 अप टू 1000, तो जब एडवांस आया, एक ऑप्शन जब एडवांस आया तभी टैक्स पे कर दो उसके ऊपर, दूसरी ऑप्शन वो एडवांस जिस इनवॉइस के अगेंस्ट सेट ऑफ मारोगे, जिस दिन सेट ऑफ मारा उस दिन को टीओएस कह देना, ये ऑप्शन। प्लेस ऑफ सप्लाई बताना, अगर बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ईसीओ के थ्रू दी जा रही है डिलीवरी एड्रेस। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, हैंड ओवर, रिमूवल भी नहीं कहेंगे, मूवमेंट तो इन्वॉल्व ही है नहीं, जो तो कह रहे हैं रिमूवल है तो मतलब तुरंत लगी चकाई, बस हैंड ओवर टू द रेसिपिएंट। सर्विसेज बीइंग सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस, सर्विसेज बीइंग सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस। डिपार्चर, फर्स्ट डिपार्चर, जब बोले ना फर्स्ट डिपार्चर उसका मतलब ये है कि अगर छत्रपति शिवाजी मुंबई से ट्रेन चल रही है और फिरोजपुर आके रुकेगी तो फर्स्ट डिपार्चर छत्रपति शिवाजी है, चाहे बीच में हॉल्ट था, दिल्ली 1 घंटा रुकी रही, दिल्ली से फिर से चली, और दिल्ली से कोई बंदा चढ़ा जो सर्विस दे रहा है दिल्ली से फिरोजपुर आने तक के बीच बीच में, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सर्विस दे रहा है ऑन द ट्रेन, जोकर है कोई ट्रेन में एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बॉम्बे बोलेंगे, मुंबई। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है। हाँ पेपर में क्वेश्चन क्या आया, कहते यूपी का बंदा राजस्थान में शिफ्ट हो रहा है, रांची, रांची, रांची वर्ड था, रांची कहाँ पे फॉल करता है वैसे, झारखंड नहीं, वेस्ट बंगाल में झारखंड स्टेट है एक, तो झारखंड से राजस्थान में बंदे ने शिफ्ट होना है, ठीक हो गया जी। उसने गुड्स हैंड ओवर कर दिए टू द ट्रांसपोर्टर ऑफ झारखंड, घर शिफ्ट करना है पूरा, घर शिफ्ट करना है, ट्रांसपोर्टर ਨੂੰ हैंड ओवर करते आपदे गुड्स, पहली गल ये सप्लाई टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है। हु इज द सप्लायर, हु इज द सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, तो ट्रांसपोर्टर के लिए एग्जम्प्ट क्यों कहा, कर रहा होता रेसिपिएंट थे बिजनेस, बच्चे को डाउट आएगा सर ये तो बिजनेस पर्पस ही है नहीं, तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, ट्रांसपोर्टर के लिए तो बिजनेस है ही है ना, तो टैक्स तो लगेगा ही, तो टैक्सेबल सप्लाई हो गया। व्हाट इज अ पीओएस, नहीं इस केस में एग्जम्पशन नहीं आएगी, बीइंग रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, नहीं हाँ फिर उसमें भी तो लॉ तो गलती हुई है सरकार तो,
पर क्वेश्चन पेपर पढ़ के डाउट ही नहीं आया, एग्जामिशन तो चेक कर रहे हैं तुम पढ़ावा। इंटर का सुन के क्लिक किया, ये किधर था ये क्वेश्चन? ये तो शायद डेडिकेटेड क्वेश्चन इसी पे था। हाँ सही, हाँ देखियो। Mr. Mukula, bank manager, is transferred from Kolkata, West Bengal to Jodhpur, Rajasthan. His family resides at Ranchi, Jharkhand. बंदा कलकत्ता से राजस्थान जा रहा है, वेस्ट बंगाल से राजस्थान जा रहा है, लेकिन उसकी फैमिली कहाँ पे बैठी थी? झारखंड में। He hires Fastman Courier Private Limited, a registered company in the Kolkata, to transport his household goods from the Ranchi to Jodhpur. कहता है determine the place of supply. अभी ये क्वेश्चन पढ़ के कोई हिंट मिल रहा है कि अपा ये चेक कर लें कि एग्जाम टैग टैक्सेबल है? तो मैंने भी क्या किया, अभी इतना रख दिया, वो खाना उधर रख दी, ये तो फिर ऑफिस रख देना यार। क्वेश्चन पढ़ के कोई हिंट मिल रहा है कि टैक्सेबल एग्जाम है? मैंने भी नहीं लगाया, लगाने नहीं था, लेकिन वैसे अब अगर दिल करे लगाने का तो ये तो मैं पूछ लिया ना, ता मैनू भी डाउट आ गया, नहीं मैं भी नहीं दिमाग लाया, चलो इस केस करना की है। व्हाट इज द लॉ? प्लेस अप्लाई का लॉ क्या है? कौन सी है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या पड़ा था? रेसिपिएंट चेक करेंगे, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट वेयर गुड्स वर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्ट, तो रांची झारखंड आएगा, वेयर गुड्स वर हैंडेड ओवर रांची। आंसर तो अभी आया है, पहले तो छुपा हुआ था, ऐसे था ना। यही अगर उसने, हेलो, ट्रैवल टिकट कराई होती फ्रॉम झारखंड टू राजस्थान, झारखंड जहाँ से चढ़ा, एम्बार्क, ट्रेन आपकी छत्रपति शिवाजी से दिल्ली में हॉल्ट है, फिरोजपुर जाएगी। शिवानी ने टिकट कराई दिल्ली से फिरोजपुर की। शिवानी ने इन ट्रेन फूड की सर्विस ले ली, जितो फूड चढ़िया, फूड गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस है। इधर रेस्टोरेंट सर्विस का लॉ लाऊंगे कि सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेंस? क्या रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज, तो स्पेसिफिक केटरिंग सर्विसेज वाला मतलब यही लगाएंगे, जहां से ट्रेन चली, शिवानी दिल्ली तो चढ़ी, इन्हें फूड खाया, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? छत्रपति शिवाजी मुंबई, सही हो गया। लेकिन जो ये चढ़ी, इसकी जो टिकट की सर्विसेज हैं, जो होटल, अरिजीत सिंह का शो, अरिजीत सिंह बंदा बेंगलुरु का, प्लेस एडमिशन टिकट है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, और अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया तो रेसिडेंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, अनरजिस्टर्ड है तो इवेंट, इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज गिवन टू अ प्राइवेट कंपनी, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज गिवन टू अ प्राइवेट कंपनी, जनरल लॉ स्पेसिफिक लॉ? जनरल लॉ स्पेसिफिक लॉ? जनरल लॉ, जनरल लॉ क्या था?
रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ सप्लायर, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। OIDR सर्विस से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट थी OIDR सर्विसेज के केस में? और एक और सर्विस कौन सी थी उसमें? ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन दोनों सर्विसेज में क्या सीन था? सप्लायर के ऊपर ऑब्लिगेशन थी, रेसिपिएंट का एड्रेस कलेक्ट करोगे ही करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट का सिर्फ स्टेट कलेक्ट कर लो बहुत है, और अगर एड्रेस कलेक्ट कर ही लिया तो सप्लायर के पास है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलवेज क्या आएगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए क्या लॉ था? रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, इंश्योरेंस सर्विसेज ITC मिलता नहीं मिलता? मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? क्या ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू लगाएं ITC मिलेगा नहीं मिलेगा? आप ये लगाएंगे इसमें इंश्योरेंस में, ये लगाएंगे ITC अवेलेबल और नॉट, मतलब ये सोचते हुए कि रेसिडेंट रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, ये चेक करना पहला। रेसिडेंट रजिस्टर्ड था लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, रेसिडेंट अनरजिस्टर्ड था एड्रेस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, और अगर एड्रेस नहीं अवेलेबल लोकेशन ऑफ सप्लायर। रजिस्टर्ड चेक करो बेसिकली। लेकिन अगर नहीं जनरल लॉ जैसा हो गया, वो जनरल लॉ जैसा गया, बात सही है, लेकिन है स्पेसिफिक। और उधर से बैंकिंग सर्विसेज, ये चेक करना है रेसिडेंट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। सिंपल एड्रेस रिकॉर्ड चेक कर लो ऑफ द सप्लायर, अगर सप्लायर के रिकॉर्ड में एड्रेस अवेलेबल है रेसिडेंट का तो वो, अदरवाइज बहुत हो गया वैल्यू सप्लाई। वैल्यू सप्लाई क्या बोलते हैं? सबसे पहले कंडीशन आप ये चेक करोगे सोल मनी आना चाहिए, मतलब अगर कंसिडरेशन इन काइंड आ रही है ना तो रूल्स लगेंगे, CA फाइनल में पढ़ेंगे। दूसरा, सामने वाला बंदा रिलेटेड नहीं होना चाहिए, दो कंडीशन है, तभी सेक्शन नंबर 15 लगेगा। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है? कहते कस्टमर से जो भी कलेक्ट कर लिया ना बीच में जोड़ लो। कस्टमर से जो भी कलेक्ट कर लिया, मतलब कस्टमर से अगर कोई टैक्सेस कलेक्ट कर लिया ना तो बीच में जोड़ लो। इसके ऊपर पेपर में ना कन्फ्यूजन थी, कन्फ्यूजन में आपको पढ़ाता हूँ वर्ड, सारा पेपर डिस्कस कर दिया आपके साथ। पेपर में कन्फ्यूजन पता क्या थी? वादू आंदी है ब्रो। पता नहीं MTP क्यों नहीं ऐसे बनाते। बड़ी बढ़िया। मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स 1000 फॉर 3 BHK 4 BHK फ्लैट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कितना कलेक्ट किया? 3 BHK से 8000 कलेक्ट किया, 4 BHK से 10,000 कलेक्ट किया। आपको ये पता है रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन अगर मेंबर से पर मंथ कलेक्ट करे 7500 तो एग्जाम्ट होती है, अप टू 7500 से एग्जाम्ट होता है। कितना कलेक्ट किया इन्होंने? 8000 और 10,000। लेकिन जो 8000 10,000 कलेक्ट किया वो इंक्लूसिव ऑफ क्या था? डाउट क्या आया कि जेडी वैल्यू सप्लाई चेक करिए एग्जाम्पशन दे लई ਉਹ प्रॉपर्टी टैक्स विच पाके के विदाउट के विदाउट? चलो नहीं, क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बोलता था? एनी टैक्सेस ड्यूटीज सिर्फ GST को छोड़ के इफ चार्ज फ्रॉम द रेसिपिएंट बीच में जोड़ लो। कस्टम ड्यूटी नहीं जोड़ दे होंगे तो फिर ये क्यों नहीं जोड़ना? इनफैक्ट वैल्यू सप्लाई के जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पे भी आएगा कस्टमर से म्यूनिसिपैलिटी टैक्स कलेक्ट कर लिया तो आप जोड़ोगे बीच में प्लस ये पढ़ते हुए, तो ये क्यों नहीं अप्लाई करना? इधर करना है अप्लाई, तो वैल्यू सप्लाई कितना आएगा? 8,000 10,000। एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। पहला व्यू मैंने भी यही लगाया, ठीक है। पर नीचे जाकर के जब MCQs देखे तो MCQ में ऑप्शन ही नहीं था। एक और ऊपर 75,000 का ना ब्याज है, तो अगर ये टैक्सेबल हो गया तो ब्याज ही इकलौता एग्जाम्प्ट रह गया, तो आंसर 75,000 बनना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि एग्जाम्प्ट कितनी कल 75,000। लेकिन ऑप्शन में क्या है? 775। तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर 8,000 में से 1,000 कम करे तो 7,000 रह गया, तो 7,000 को अगर 7 लाख को एग्जाम्प्ट बोले तो 775 एग्जाम्प्ट की वैल्यू बन गई, MCQ का आंसर मिल गया, तो माइनस कर दिया, ये हटा करके वैल्यू सप्लाई चेक कर लिया।
ऑन द मूवमेंट करना पड़ेगा। इसी पेपर में एक और क्वेश्चन पड़ा है, यही सेम इसी पॉइंट के ऊपर, तो उत्थे नहीं ऐड करना। पेपर है भाई, इसी है। पहले आपको पॉइंट सारे पता होने चाहिए, फिर दिमाग चलना चाहिए, फिर टाइमली पेपर भी कंप्लीट होना चाहिए, फिर बंदा पास होगा। हाँ, उधर नहीं पता लगेगा ऐसा। मेरे कुल मिला के पंजाबी च गल यही है, सिंसियरली पढ़ो, दब के पढ़ो, ता शायद जाके पास हो जाओ। हाँ। हाँ, सिंगल दो यार, मैं तो कहना डबल दो। फिर गया, जरूरी है पढ़ाना, वो वर्ड पढ़ के ना थोड़ा ध्यान आ जाता थोड़ा जा। हसी 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 हसी। इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू मुनार, मुनार को किधर एक होर गल, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡਾ क्वेश्चन आ गया, अपनी टेंडेंसी की ਹੁੰਦਾ यूजुअली ਵੱਡਾ क्वेश्चन आ गया, चल यार ਵੱਡਾ क्वेश्चन आ गया, ਆਪਾਂ कहने पहली लाइन पढ़ो ट्रीट करो, पहली लाइन पढ़ो ट्रीट करो। ਇਹ क्वेश्चन ਕੀ ਸੀ, ਪੈਰਾ ਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ, ਦੂਜੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ, ਆਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਪਲਾਈਡ ਮੇਡ ਟੂ ਮਨਾਰ being a hill station, local levy of the green tax 10,000 was charged by Mr. Karan in the invoice made to Rasool Tea Estate. रसूल टी एस्टेट ऊपर पड़ा है, रसूल टी एस्टेट किधर गया, ये रहा। हाँ वर्ड पढ़ो, सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ ऑफिस यूनिफॉर्म टू रसूल टी एस्टेट सिचुएटेड इन मुनार। आपको बस अमाउंट 2 लाख दे रखी है, सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ ऑफिस यूनिफॉर्म, ठीक हो गया, 2 लाख रुपए दी आप ऑफिस यूनिफॉर्म सप्लाई की थी। हूँ थले की कह रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड टू मुनार बीइंग अ हिल स्टेशन, लोकल लेवी टैक्स ऑफ 10,000 was charged in the invoice। 10,000 रुपये होर चार्ज किया, आप कहता चार्ज किया लोकल लेवी ऑफ ग्रीन टैक्स ऑफ 10,000। यहाँ लाइन की लिखी हुई है, ऑल द अमाउंट गिवन अबव इन द टेबल आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी और ग्रीन टैक्स। मतलब कि 10,000 2 लाख में इंक्लूडेड नहीं है। पहले तो बच्चों को ये भी डाउट आएगा ना, 2 लाख ऑलरेडी इंक्लूड है, 10,000 के नहीं है, वो लास्ट वाली लाइन च तो मतलब जिन्नी देर तक तुम 2 लाइना नहीं पढ़ते उपरले तो तुम ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते सी, उपरले तुम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते सी, टेढ़ा कम। पहले आपको निचला पढ़ना पड़ेगा, फिर ऊपर वाला पढ़ना, कोई नहीं। तो पहली बात तो 2 लाख में 10,000 इंक्लूडेड नहीं है, उन्हें 10,000 इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, करेंगे। जीएसटी नहीं है तो ऐड कर दो, डाउट इनकंसिस्टेंसी दिखी नहीं दिखी, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ 210 ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ दो विदाउट ਚੱਕੋ। अब क्या ये टैक्स का नाम है, वो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये ग्रीन टैक्स है, ये जनरली तो ऐड करना ही होता है। वो तो आंसर बनाने के लिए धक्का कर दिया, वो धक्का था, लेकिन इधर आप कितना आंसर बना के आओगे, 2 10 ही बनाओगे। पेपर में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, बी प्रिपेयर्ड। बेटा बेनिफिट ऑफ डाउट, जे अच्छा वो एमसीक्यू ना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ 8,000 ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ नहीं मिलती। चलो हल नहीं कोई। अब एक और मतलब पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇਸ ਸਪਲਾਈ ਡਾਊਟ ਦੱਸਦਾ ਨਾ TDS ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ, ਪਲੇਸ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹ यूपी ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਗਰ यूपी ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, 3 ਪੁਆਇੰਟ TDS ਦੇ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਦੱਸੋ TDS ਕਿੰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ TDS ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ TDS ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ TDS ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ TDS ਨਹੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ 'ਚ ਬੰਦਾ TDS ਲਗਾ ਕੇ ਆਊਗਾ।
मैं भी यही सोच के दिल्ली ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ कहता, मैं भी 5040 TDS बनाया ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਬਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ TDS, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਆਨਸਰ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਵੀ करना है ना, दिमाग भी लाना है। और अभी इसको लोग एवरेज ही कह रहे हैं, मतलब औखा तो नहीं कहा टैक्स का पेपर को आपने? रिव्यू सुने तो नहीं? क्या मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਤੇ ਵੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਾਊਟਫੁਲ, ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਸੀ। चलो तो सारे टैक्स जोड़ने हैं, लेकिन आपने TCS नहीं जोड़ना, क्योंकि TCS एक इंटरम लेवी होता है। नेक्स्ट पेमेंट उन्होंने थर्ड पार्टी का बताया था, सप्लायर ने किसी थर्ड पार्टी को देना सी, सप्लायर ने क्या रेसिपेंट, रेसिपेंट तो डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को दे दे, तो वो रेसिपेंट ने जो डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को दे दिया वही वैल्यू सप्लाई में बीच में जोड़ो। 1 लाख सप्लायर को लाया 20,000, थर्ड पार्टी ने किया, टोटल वैल्यू सप्लाई 1,20,000। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की है कोई भी, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग और सारे खर्चे विच जोड़ लो। नेक्स्ट फ्रेट तो इंश्योरेंस जोड़ना कि नहीं, तो हमने कहा था कि सर आप ये चेक करो कि सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में जो डिलीवरी का एग्रीमेंट हुआ है ना, वो कैसा हुआ है। अगर रास्ता की ऑब्लिगेशन रेसिपिएंट की है तो वैल्यू सप्लाई में ना जोड़ो, और अगर सप्लायर की ऑब्लिगेशन रेसिपिएंट के घर तक पहुंचा दी तो फिर घर तक पहुंचाने का सारा खर्चा बीच में जोड़ो। अगर तो सप्लायर की ऑब्लिगेशन है तो ऐड इन द वैल्यू सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट की ऑब्लिगेशन है तो डोंट ऐड इन द वैल्यू सप्लाई। क्या चीज़ है? रास्ते का इंश्योरेंस और रास्ते का फ्रेट। इसके अलावा एक और चीज़ लगती है आपको, टेस्टिंग, इसी में आ जाएगा वो भी, कि अगर इंस्पेक्शन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस है ना, मशीन सप्लाई कर रहे हैं तो मशीन की टेस्टिंग करवानी की मशीन सही चल रही है कि नहीं। अगर तो सप्लायर की ऑब्लिगेशन थी टेस्टिंग करवानी तो जोड़ दो बीच में, और अगर सप्लायर की ऑब्लिगेशन नहीं थी तो नहीं जोड़ना। लेकिन अगर वर्ड लिखा हुआ है प्री डिलीवरी मतलब डिलीवरी करने से पहले, तो आपको जोड़ दो बीच में। पोस्ट डिलीवरी मतलब डिलीवरी होगी उदू बाद अगर इंस्पेक्शन हो रही है तो ना जोड़ो बीच, वर्ड के हिसाब नाल भी खेड सकते हैं। ध्यान ये रखियो जो सप्लायर का जिन्ना जिन्ना जिम है करन दा वो सारा कुछ जोड़ दो। ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਇਰ ਆਬਲੀਗੇਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਦੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜੋ। उसके अलावा कहते हैं जो एंसिलरी चीज़ें जो बीच में जोड़ने, जैसे कि फ्रेट हो गया, पैकिंग हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया चाहे, है ना, तो इंटरेस्ट तो वैसे एग्जम्प्ट होता है, तो क्या एग्जम्प्ट रहेगा या टैक्सेबल रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। क्यों टैक्सेबल रहेगा? क्योंकि हम बोलेंगे कि एंसिलरी चीज़ें, इंटरेस्ट वगैरह कॉम्पोजिट सप्लाई बन गई और जो प्रिंसिपल आइटम है उसका GST रेट लगेगा। इंटरेस्ट लेट फी हो गया। इंटरेस्ट लेट फी में एक और बात क्या है कि कस्टमर से जो इंटरेस्ट लेट फी कलेक्ट करेंगे ना, इंप्लाइड मान के चलेंगे कि जो कस्टमर पे कर रहा है इंक्लूसिव GST है। कस्टमर जो पे कर रहा है इंटरेस्ट लेट फी वो इंक्लूसिव GST इंप्लाइड मान के चलेंगे। सिर्फ इंटरेस्ट के लिए ऐसा करोगे, बाकी सब चीज़ें एक्सक्लूसिव मान के चलेंगे। इंटरेस्ट है तो इंक्लूसिव मान के चलो GST, बाकी सब चीज़ें विदाउट GST मान के चलो। सब्सिडी आ गया, सब्सिडी में फंडा गया था। पहली बात, जनरल लॉ ये कहता है कि अगर थर्ड पर्सन से आ रही है तो वैल्यू सप्लाई में जोड़ दो, सरकार से आ रही है तो वैल्यू सप्लाई में ना जोड़ो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बाइफर्केशन में कंसेप्ट की है, पहला जनरल, गवर्नमेंट तो आ रही है ना जोड़ो, थर्ड पर्सन तो आ रही है जोड़ दो। लेकिन एक गल सुनो, अगर सप्लायर ਨੂੰ सब्सिडी मिलूगी, सप्लायर घटा के बेचूगा, सप्लायर का जो प्राइस होगा ऑलरेडी रिड्यूस होगा, छोटा प्राइस होगा, क्योंकि सप्लायर का प्राइस रिड्यूस्ड है। तो आप ये कह रहे हैं अगर थर्ड पर्सन तो आई वैल्यू सप्लाई जो जोड़ो तो विच फिर तो ऐड करना है ना। ऐड तो उदो ही हो पाऊगा जो तो पर यूनिट पता हो कि नहीं सब्सिडी, अगर पर यूनिट नहीं पता तो ऐड कैसे करेंगे। जनरल लॉ समझो पहले। जनरल लॉ, सरकार तो आ रही है विच नहीं जोड़ना चाहिए, थर्ड पर्सन तो आ रही है तो वैल्यू सप्लाई से जोड़ना चाहिए। ठीक हो गया। सरकार से आ रही है नहीं जोड़ना चाहिए, थर्ड पर्सन से आ रही है बीच में जोड़ना चाहिए। अगर सप्लायर को सब्सिडी मिल जाएगी तो सप्लायर की जो वैल्यू सप्लाई होगी वो छोटी होगी, सस्ते बेचूगा वो,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਡ ਬੈਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਗਰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬਸਿਡੀ। ਅਗਰ ਲਮਸਮ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ यूनिट ਦੀ वैल्यू सप्लाई ऐड किमें करांगे। तो लॉ क्या बन गया, अगर प्राइस लिंक्ड है, प्राइस लिंक मतलब पर यूनिट है, तो ऐड हो सकती थी बीच में, तो बड़ी वैल्यू सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा। और अगर प्राइस लिंक नहीं है, सब्सिडी लमसम आ रही है, तो विच ऐड बैक नहीं कर सकते सी, तो छोटी वैल्यू सप्लाई रहते जीएसटी। ठीक है क्या? तो आपने ये याद रखना है कि अगर प्राइस लिंक्ड है, प्राइस लिंक्ड है बड़ी वैल्यू के ऊपर, बड़ी वैल्यू के ऊपर मतलब सब्सिडी घटा नहीं देनी, बड़ी वैल्यू के ऊपर जीएसटी। और अगर प्राइस लिंक नहीं है, छोटी वैल्यू के ऊपर जीएसटी। छोटी वैल्यू मतलब सब्सिडी ऑलरेडी कटी हुई है ना, वही वैल्यू तो ला दो, ऐड बैक करने की लोड नहीं। ठीक हो गया? ऐड बैक करने की लोड नहीं मतलब सब्सिडी कटी हुई है, अलाउड टू बी रिड्यूस। तो अब ये बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू याद रखो। और अगर गवर्नमेंट से आ रही है तो सब्सिडी घटान दे रहे हैं, छोटी वैल्यू देते जीएसटी, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू छोटी वैल्यू, ऐसे याद रखना। ठीक है? ये बड़ी छोटी ये स्यापा कब करना है, जब वर्ड लिखा हो प्राइस लिंक नॉट प्राइस लिंक। अगर ये प्राइस लिंक नॉट प्राइस लिंक कुछ नहीं लिखा हुआ, थर्ड पर्सन लिखा हुआ, सिंपल, तो कह दो बीच में ऐड करेंगे बड़ी वैल्यू सप्लाई जीएसटी बने। चलिए आगे, समझ में आ गई? इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार से करने पड़ेंगे। पता है क्यों है, जरा थोड़ा माइंडसेट सही चल पाया सारे क्वेश्चन सही जाएंगे, और अगर माइंडसेट गलत चल लिया कल्ले कल्ले क्वेश्चन झड़कोंगे सब्सिडी वाले केस में। माइंडसेट ये वाला ध्यान रखना जो मैंने बताया अभी। अच्छा एक और बात, जो क्वेश्चन में आपको प्राइस दिया होगा, क्या मान के चलोगे बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, कि सब्सिडी ऑलरेडी कटी हुई है कि कटानी बाकी है? कटी हुई है, कटी हुई है। जो प्राइस दे दिया इंप्लाइड मान के चलेंगे वो कटी हुई है सब्सिडी बच्चों। अगर क्वेश्चन कहते हैं सब्सिडी प्राइसेस आफ्टर कंसीडरिंग आफ्टर एडजस्टिंग सब्सिडी, है ना मतलब की है कटी हुई है। अगर क्वेश्चन कहे प्राइसेस आफ्टर कंसीडरिंग और एडजस्टिंग फ्रेट डिस्काउंट, ਇਹਦਾ मतलब की है आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट, है ना मतलब डिस्काउंट घटिया हुआ है। आफ्टर कंसीडरिंग फ्रेट, है ना मतलब फ्रेट प्लस होया हुआ है। गल पता की हुई, जितना सब्सिडी वर्ड लिखे है आफ्टर कंसीडरिंग एडजस्टिंग, ਇਹਦਾ मतलब हमेशा घटी हुई है। मतलब अगर थर्ड पर्सन तो मिल रही है तो घटानी होंगी है कि नहीं? प्राइस लिंक नॉट प्राइस लिंक पता नहीं अपन, थर्ड पर्सन तो मिल रही है, घटानी होंगी है कि नहीं? नहीं घटानी होंगी। तो क्वेश्चन कह रहे हैं सब्सिडी इज प्राइसेस आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी, घटी हुई है कि नहीं? घटी हुई है कि नहीं? घटी हुई है। मतलब एक मिनट, उधर अगर क्वेश्चन कहते हैं प्राइसेस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट केड़ा है? ओहो जिहा डिस्काउंट है जेड़ा कि आइडियली घटान नहीं देना चाहिए सी। छो मैं वर्डिंग बोलूंगा ना, कन्फ्यूजन ना हो जाए, तुम चुप करके क्वेश्चन करियो। कई बार ना बिना समझे समझाए भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मैं समझाऊंगा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, रहने दो। आ नहीं भी पढ़ना तभी रहने दियो, मैं स्किप। ये तो मैं की लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना थोड़े से। बस आपने जो सब्सिडी का बोला ना वो सही बोला कि अगर थर्ड पर्सन से आ रही है ना तो वैसे तो नहीं घटानी होती, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा हुआ है आफ्टर कंसिडरिंग, तो उसका मतलब ऑलरेडी कटी हुई है। सही बोला आपने। डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया, कहते ट्रेड डिस्काउंट था 2% का, ठीक हो गया, एग्रीड था, ट्रेड डिस्काउंट एग्रीड था, लेकिन इनवॉइस के ऊपर दिखाया ही नहीं। ट्रेड डिस्काउंट तो इनवॉइस के उत्ते कट के, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो छोटी वैल्यू तो इनवॉइस इशू होता ना। ट्रेड डिस्काउंट कहते एग्रीड था, प्री डिटरमाइंड था, लेकिन सप्लायर ने इनवॉइस के ऊपर नहीं दिखाया, देयरफॉर सप्लायर ने बाद में क्रेडिट नोट इशू किया। तो क्या ये क्रेडिट नोट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी घटाएगा कि नहीं? इनवॉइस से तो दिखाया नहीं, घटाऊगा कि नहीं? पढ़ लो लॉ क्या लिखा हुआ है, लॉ लिख पढ़ के फिर बता दो। लॉ कहता डिस्काउंट अगर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो शोन इन द इनवॉइस, और अगर डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई है तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ सप्लाई लिंक्ड होना चाहिए, प्रोपोर्शनल आईडी से रिवर्स करना चाहिए। घटा देना चाहिए कि नहीं? क्रेडिट नोट टैक्स लायबिलिटी घटाएगी कि नहीं? करेंगे। इनवॉइस के ऊपर नहीं दिखाया ना, चलेगा। ये रहा, कहते अगर इनवॉइस के ऊपर नहीं दिखाया चलेगा, प्रोवाइडेड दैट जब सप्लाई करी थी तब एग्रीमेंट होना चाहिए था। एग्रीमेंट तो था, तो इनवॉइस मतलब डिस्काउंट के साथ जो क्रेडिट नोट इशू किया वो क्रेडिट नोट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम कर देगा।
प्रोवाइड दैट रेसिपिएंट को अपना आईटीसी रिवर्स करना, क्योंकि अगर इनवॉइस पर डिवैल्यू इशू हो गया, रेसिपिएंट ने ज़्यादा आईटीसी ले लिया ना, रेसिपिएंट आईटीसी मोड़ दे, सप्लायर दी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कटा देंगे। ठीक हो गया। अभी कहते हैं अगर ये ना कि आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, कहते हैं अगर रिवर्सल की अमाउंट अप टू 5 लाख है तो खुद ही ठीक है, कर दिया फाइन। लेकिन अगर रिवर्सल की अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है ना, रेसिपिएंट रिवर्स करे, सीए तो जाके मोर लगा के लेके भाई यहाँ पे मैं रिवर्स करता, सप्लायर ਨੂੰ वो सर्टिफिकेट सबमिट करे, फिर सप्लायर कितने जाके आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कटा सकता है। तो रिवर्सल की अमाउंट अगर मोर देन 5 लाख होगी तो सर्टिफिकेट लगेगा बाय द सीए। ठीक है। कैश डिस्काउंट का क्या सीन होता है, घटा देने कि नहीं वैल्यू सप्लाई चो कैश डिस्काउंट? जनरली नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट होता क्या है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो पता ही नहीं था, जो पैसे देने आएगा तब पता लगेगा। लेकिन अगर इमीडिएट पेमेंट हो गई फिर घटा सकते हैं। कुल मिलाकर के जीएसटी लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ स्पेसिफिक कुछ नहीं किया गया कैश डिस्काउंट के लिए, और जनरल लॉ ही क्या गया है, जनरल लॉ बस ये कहते हैं भी पहले एग्रीड सी तक घटा लो, नहीं एग्रीड था। अब ये क्या सीन है, कहते हैं कुछ सर्कुलर्स है जैसे कि स्टैगर डिस्काउंट। स्टैगर डिस्काउंट क्या होता है कि ज़्यादा बाय करोगे तो ज़्यादा डिस्काउंट, जैसे कि एक शर्ट के ऊपर 10%, 2 पीस लोगे तो 20%, 3 लोगे तो 30%, ऐसे डिस्काउंट चलते हैं। तो क्या 30% वाला डिस्काउंट अलाउ होगा? हाँ, अगर आप 3 पीस ले ले, बेकार जी कर ले, कुछ भी नहीं, तो डिस्काउंट इज डिडक्टेड। दूसरा ईयर एंडिंग डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट, मतलब साल के एंड तक अगर क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर ली, साल के एंड तक अगर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर ली फिर एडिशनल डिस्काउंट देवांगे, मतलब इनिशियल 5% देता तो डिस्ट्रीब्यूटर ਨੂੰ कहता भी अगर पूरे साल में 10,000 क्वांटिटी तो ज़्यादा परचेज कर ली तो तेन एडिशनल 2% का डिस्काउंट होर देवांगे। तो क्या ये एडिशनल डिस्काउंट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड है? मतलब ये एडिशनल डिस्काउंट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी घटा दूंगा। मतलब जब डिस्काउंट सप्लायर रेसिपिएंट को देगा, एक बार इनवॉइस इशू करी बैठा है वड्डी वैल्यू का, उदों बाद सप्लायर की करूँगा क्रेडिट नोट इशू करूँगा रेसिपिएंट को, तो जो क्रेडिट नोट इशू करूँगा क्रेडिट नोट के नाल सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी घटा दिए, ये डाउट है। तो क्या घटाने देंगे? तो कहते हैं हाँ जी घटा लो। कंडीशन क्या है? एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्रीड होना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो तो जनरल लॉ था कि कंडीशन मतलब एग्रीड होना चाहिए, लेकिन कहते हैं अगर ये पीरियोडिक या ईयर एंडिंग या वॉल्यूम डिस्काउंट होते हैं ना, इम्प्लाइड मान के चलो, इम्प्लाइड मान के चलो कि एग्रीमेंट था। तो ये वाले वर्ड्स में इम्प्लाइड मान के चलो कि जब सप्लाई हुई थी तब एग्रीमेंट था, सर डिस्काउंट्स आर डिडक्टेड। ठीक हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसी हो, पीरियोडिक या ईयर एंडिंग, implied that agreement existed, ठीक है। लेकिन अगर वर्डिंग ऐसी हो कि परफॉर्मेंस डिस्काउंट, वर्ड क्या है? परफॉर्मेंस डिस्काउंट, उसका मतलब क्या बना? साल के एंड पे जाकर के देखा या फिर साल के एंड पे बायर आया, बहू जी सारे साल में इतनी सारी क्वांटिटी बाय कर ली तो कुछ एक्स्ट्रा दो ना 2%। तो मैंने कहा चल ठीक है, पूरे साल में जो भी तूने बाय किया था सबके ऊपर 2% ले ले। तो इस सीन में क्या था, साल के एंड में बायर आया और सप्लाई ने डिस्काउंट दे दिया, तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्रीड नहीं था, तो ये वाला डिस्काउंट नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड। तो अगर वर्ड हो परफॉर्मेंस डिस्काउंट, वर्ड ही अगर आ गया परफॉर्मेंस डिस्काउंट, तो इंप्लाइड मान के चलेंगे कि ये पहले एग्रीड नहीं था, तो देयरफॉर क्रेडिट नोट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं घटाऊंगा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ठीक है। एक वर्ड आ गया सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? एक बार सप्लाई करती बाद चो गुड्स की वैल्यू घटाती, मतलब पहला कस्टमर ने कहा भी यार ये 40,000 के हिसाब ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, कस्टमर कहना मेरा माल बिकया नहीं, बाबू जी रेट घटा दो, बाबू जी कहते भी चल 2,000 रुपये घट के पैसे दे दी, 38,000 के पैसे दे दी। बहुत बार ऐसा होता है। तो कहते हैं जब ओरिजिनल सेल करी थी तब प्राइस 40,000 था, तब कोई ये डिस्काउंट भी नहीं था 2,000, तब तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो ये सेकेंडरी डिस्काउंट नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड, क्योंकि ये तो क्या होता है गुड्स की वैल्यू बाद में घटाते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। तो ये वाला डिस्काउंट नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड, जेटा क्रेडिट नोट इशू कराएंगे वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं घटाऊगा। ओरिजिनल अगर सप्लाई 40,000 हिसाब ना हो सीधा टैक्स 40,000 हिसाब ना ही जाऊगा। क्वेश्चन हो जाएंगे घर पे।